ओके। मेरे ख्याल में हम लोग अब लाइव हो गए। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? थिंक वी आर लाइव, राइट? ओके। ओके, गुड। तो मेरा नाम फरहान हमीद ख़ान है और मैं अलनाफी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ब्लॉकचेन पढ़ाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, मेंटर करता हूँ। इस वक्त पब्लिक ब्लॉकचेन जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए यानी एक तरह से फाउंडेशन का काम दे रहा है। तो और वेब थ्री की अगर आप यूं कह लें कि एज अ कैटलिस्ट जो बेसिकली जो फाउंडेशन वेब थ्री की दी है तो वो ब्लॉकचेन ने दी है। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कैसे करते हैं, किस तरह से उस पर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, किस तरीके से डेवलपर बना जाता है वेब थ्री का, हम उस तमाम चीज़ों को कवर करते हैं ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन कोर्स में और ट्रैक के अंदर भी। और मेरे 4 मुख्तलिफ कोर्सेज आए हुए हैं जिनमें से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरह से काम करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है या यूटिलिटी टोकन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। उसके अलावा जो है इसमें टोकेनोमिक्स को हमने काफ़ी इंक्लूड किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये तमाम टॉपिक्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ अलनाफी के प्लेटफॉर्म से। तो आज जो है मैं अपने तमाम स्टूडेंट से बात भी करूंगा, उनके क्वेश्चंस भी लूंगा और साथ में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि हम हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो इस वक्त जो है यानी पूरी दुनिया में जो है उनकी बेसिस पे काम हो रहा है। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन नज़र आती है इसके बाद। तो अच्छा, ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अलनाफी की ही कोर्सेज में से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर जो कोर्स है उसकी कुछ इब्तिदाई स्लाइड्स कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती क्या है, वेब थ्री है क्या। क्योंकि मैंने पिछले जो सेशन अभी लिया था पब्लिक लेवल पे यानी लाइव आके, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वेब थ्री क्या है, किस तरीके से मेटावर्स पे काम हो रहा है, किस तरीके से जो है ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस को आप बना बना सकते हैं या बनाई जा रही हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं इस वक्त मार्केट में। लेकिन बेसिकली सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो दुनिया है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की जो वर्ल्ड है उनमें डिफरेंस क्या है उसको हम थोड़ा सा आज लेके चलेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे बताइएगा आप लोग को स्क्रीन बिल्कुल नज़र आ रही है, शेयर हुई हुई है? जी मैं आ ज़रा रही यहाँ है। पे, ओके ओके, गुड। तो सेंट्रलाइज दुनिया है क्या? बेसिकली जब इंटरनेट जब बनी थी या उसको बनाया गया तब 4 डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ने मिलके एक कोलैबोरेशन की थी। और जब इन्होंने इसको डिफरेंट नोड्स या यूं कह लें कि डिफरेंट सर्वर्स बना के जो है मुख्तलिफ स्टेट्स को आपस में कनेक्ट किया था थ्रू वायर, तो वो एक उन्होंने एक एक्सचेंज मीडियम बनाया था जिससे वो डेटा एक्सचेंज कर सकते थे आपस में। इसी की बेसिकली कहते हैं कि ये फाउंडेशन बनी कि किस तरीके से इंटरनेट आज दुनिया भर में फैला हुआ है। यानी हम आज इंटरनेट को जब यूज करते हैं वी नेवर सी कि बैक एंड में हुआ क्या था, या फिर यूं कह लें कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको आ कैसे रही है। हम लोग अगर अगर यूं कहें कि अगर हम डायरेक्ट 1969 में चले जाएं तो इमेजिन करें कि 4 डिफरेंट स्टेट हैं, या यूं कह लें कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं हमारे। तो उनमें से हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक यानी आपस में एक्सचेंज करने के लिए उन्होंने एक वायर बिछा के जो है आपस में कनेक्टिविटी पैदा करी यानी डेटा एक्सचेंज किया। तो वो जो है इसी तरीके से इन्होंने भी डिफरेंट स्टेट्स को जो है कनेक्ट किया और डेटा एक्सचेंज किया। तो वहां से इसकी इब्तिदा शुरू हुई कि इस तरीके से भी डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है।
तो उसके बाद जो है, मैं ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले सेशन में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो TCP/IP अगेन ये प्रोटोकॉल बना, जिसकी भी इस पे जो है बाद में हमने वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो आप ब्राउजर पे जाके www डॉट जो भी है वेबसाइट लिखते हैं, तो वो बेसिकली ये तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी यूं समझ लें का पेरेंट का काम ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की TCP/IP ने यानी इस प्रोटोकॉल ने आपको किया। 1990 के अंदर जो है वेब सर्वर और पहला ब्राउज़र जो है वो नेक्सस जो है इन्वेंट किया, जिस पे आप जाके वेबसाइट देख सकते थे या एप्लीकेशंस पे देख सकते थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये नक्शा है यूटा और डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो है किस तरीके से इन्होंने 4 सर्वर्स को कनेक्ट किया था। तो इस तरह से ये इंटरनेट बना। बाद में ये ग्लोबल सतह पे जो है फैलता गया इंटरनेट, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो कंट्रीज थे उन्होंने फिर इसमें शामिल होना शुरू किया, कोलैबोरेशन शुरू की, फिर इसके ऊपर रेगुलेटर्स ने काम करना शुरू किया कि किस तरीके से डेटा एक्सचेंज होना चाहिए, कौन सा डेटा कहाँ पे दिखाना चाहिए, यानी फिर इसके अंदर काफ़ी इनोवेशंस आती रही उसके बाद। तो ये देखें आप 1979 के अंदर किस तरह से इंटरनेट फैल गया, और उसके बाद जो है 1989 में ये यानी इसकी जो है एक्सपेंशन होती रही। एनीवे तो सेंट्रलाइज वर्ल्ड बेसिकली उसी दिन से बन गई थी जिस दिन से 4 लोगों ने या 4 यूनिवर्सिटीज ने आपस में डिसाइड किया था कि भाई जो भी डेटा एक्सचेंज करेंगे हम वो आपस में इस तरीके से करेंगे कि कंट्रोल हमारे पास है और हम आपस में जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो जो उसके अंदर स्टेक होल्डर आने शुरू हुए तो वो बेसिकली ओनरशिप उनके पास जाती रही। उसके बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशन आना शुरू हुई जिनको लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस तरह से yahoo.com, amazon.com। एक ज़माने में yahoo.com का जो सर्च है वो वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन मुझे याद है हम लोग यूज़ करते थे एक ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में जो है गूगल को हम लोग कोई पूछते भी नहीं थे, या तो याहू यूज़ करते थे या MSN होता था, MSN सर्च इंजन। तो ये इनकी इब्तदा हुई। तो ये बनी कैसे, ये सारी चीज़ें यूं बनी कि इंटरनेट जब उसका क़याम हो गया तो लोगों ने उसमें अपना कि किस तरीके से हम अपना एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को हम फ़ायदा दे सकते हैं जिससे हम फिर बाद में फ़ायदा उठाएं। तो इस हिसाब से जो है मुख्तलिफ किस्म के डेवलपर्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने, रिसर्चर्स ने जो है एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई। होते हुए ये हुआ कि फिर एक ज़माना जिसको हम कहते हैं वेब 2 का ज़माना, जो बेसिकली जिसके अंदर सोशल मीडिया का अरूज है, और उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के फेसबुक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि फेसबुक जो है 2004 में जैसे आया, इस तरह से ऑर्किड के नाम से मुख्तलिफ जो हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक होती थी, एक माई स्पेस के नाम से होती थी। उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो नैपस्टर के नाम से, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इसको जानते हैं, बट एक नैपस्टर भी होती थी जिससे आप म्यूजिक शेयर कर सकते थे आपस में। तो ये एप्लीकेशंस बनती रही। एक इशू था इन सब में, इन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, या यूं कह लें कि इनमें एक प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्ट यह था कि सेंट्रल कंट्रोल और डेटा मैनेजमेंट जो है वो हर कंपनी अपने पास रखती थी। यानी यूं कह सकते हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है अपना इंटायर जो कि उसकी वेब एप्लीकेशन है। और यानी एक अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है तो आप उसका डेटा भी अपने पास रखते हैं, आप यूजर्स का डेटा भी अपने पास रखते हैं, और आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट चेंज। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये था कि ओनली सिंगल बॉडी कैन सुपरवाइज द डेटा, विच मीन्स के लेट से फेसबुक है तो फेसबुक के पास जितना भी डेटा है तो फेसबुक इज द मेन यानी कंपनी जो कि डेटा को चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आपका उसमें कोई खास रोल नहीं है, आप सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं, आपकी पोस्ट को बैन किया जा सकता है। किलिंग एनी एप्लीकेशन इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिंगल ओनर्स विश, विच मीन के अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना के, इमेजिन करें आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक वेबसाइट बनाई और आपने वो जो है सर्वर पर डाल दी, आपकी वेबसाइट को लोगों ने यूज करना शुरू किया, कल को आपका मूड खराब हुआ, आपने क्या किया, वो वेबसाइट बंद कर दी, तो क्या होगा? आपने जितने भी लोगों का टाइम जाया कि एक तो वो खत्म, दूसरे ये कि वो एप्लीकेशन का डेटा आप ओन करते हैं, वो लोग नहीं करते। तो इंटरनेट की ये दुनिया बड़ी जो थी परमानेंट वाली नहीं थी। कहने का मकसद ये है कि कोई चीज़ आज आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है आपको, दूसरे दिन आएंगे वो शायद वहाँ पे चेंज हो चुकी होगी, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, या यूं कह लें कि चेंज हो गई सर्वर, जिनका सर्वर था जिस पे वेबसाइट चल रही थी वो बिल्कुल इंटायरली चेंज हो गई, उसकी शक्ल चेंज हो गई, उसकी इमेजेस चेंज हो गई। आपको एक इमेज बहुत पसंद आई थी 10 साल पहले, अब वो इमेज को आप देखना चाहते हैं, आपको नहीं मिलती क्योंकि वो इमेज अब खत्म हो चुकी है। और अगर
होगी तो वो मल्टीप्लाई हो गई है, मुख्तलिफ डुप्लीकेशन बन चुकी है उसकी, और मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं वही सेम इमेज जो है अपने पास दिखा रही हैं अपनी वेबसाइट पे। तो कहने का मकसद ये कि इसमें कोई, इस दुनिया के अंदर, इस सेंट्रलाइज दुनिया इंटरनेट की, उसमें कोई परमानेंट चीज थी नहीं कि कोई, आप यूं कहें कि कोई भी डेटा अगर इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है वो परमानेंट है। परमानेंट कोई भी चीज नहीं थी। एवरीथिंग वाज लाइक, कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी डिलीट हो सकती है, कभी भी क्रैश हो सकती है, या यूं कह लें कि आज है वो वेबसाइट, कल को खत्म, बिल्कुल कोई उस नाम की कोई चीज नहीं, उस नाम का कोई डेटा नहीं है। आज इमेजिन करें आप थोड़ा सा कि आप लोग जो हैं फेसबुक पे पता नहीं कितनी सारी पोस्ट करते हैं, ठीक है, और उन पोस्ट में से कितनी सारी पोस्ट जो हैं आपकी कभी कभार जो है बैन हो जाती हैं, या लिखा हुआ आ जाता है कि ये पोस्ट जो है क्लोज हो गई है किसी वजह से। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। टुमारो आपका अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है, बैन हो जाता है, या यूं कह लें कि आपका जितना भी कंटेंट है, इमेजिन करें फेसबुक यानी डिसाइड कर ले कि वी आर क्लोजिंग द इंटायर सोशल नेटवर्क। आई नो ऐसा होगा नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। तो अगर वो बंद हो जाता है फेसबुक, तो जितने भी पोस्ट आपने किए हैं अपनी जिंदगी की, 2000 वट एवर, आई मीन आई एम यूजिंग दिस फेसबुक सिंस 2000 आई थिंक 9 और 10 में भी समथिंग। तो आप लोग भी पता नहीं इसी, अगर 10 साल मैं करता हूँ तो 10 साल का अगर मेरा फेसबुक खत्म हो जाता है और फेसबुक चेंज हो जाती है कि हम अब पोस्ट वगैरह नहीं करेंगे और सोशल मीडिया इज फिनिश बिकॉज बिजनेस नहीं चल रहा उनका, तो वो डेटा जो है मेरे पास नहीं है, वो डेटा जो है वो उन्हीं के पास है। मैं उसको ओन नहीं करता, वो जब चाहे उसको डिलीट कर सकता है, खत्म कर सकते हैं। प्लस अगर मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ तो मेरी पोस्ट जो है कोई कॉपी करके अपने पास लगा देता है। तो डिसइंफॉर्मेशन, टैम्परिंग, डुप्लीकेशन, ये चीजें बड़ी आसान थी। अभी एक बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पे एक चांद की तस्वीर आती है, उस पर लिखा हुआ आता है, उसमें कोई जो है ना कोई रिलीजियस यानी नाम लिख दे, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लोग नीचे उसको समझने लगते हैं और लिख देता है कोई कि ये चांद जो है मैंने कल 5 बजे अपनी छत से देखा था। तो लोग नीचे क्या लिखते हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर नीचे एक बंदा बोलता है कि फेक है, तो उसको फिर लोग लानत दे रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वैसे बाय द वे ये माशरा कुछ इसी तरीके से। तो पॉइंट ये है कि फेक डिजिटल दुनिया के अंदर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि कोई भी चीज कोई भी किसी वक्त फेक बना सकता है। फेक स्टोरीज, कभी इमरान खान के ऊपर फेक स्टोरी, कभी किसी के ऊपर फेक स्टोरी, यानी इस तरह से अब लोग जो हैं बेसिकली ट्रैफिक से क्रिएट करने के लिए पैसा फेक स्टोरीज बनाते हैं। तो ये हमारी सेंट्रलाइज वर्ल्ड की कुछ जो है ना चीजें, यानी इस तरह के मसले हैं जो कि आज तक मौजूद हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल एप्लीकेशन, पेपैल, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, याहू, ये जितने भी बड़े नाम आप देख रहे हैं, आप इनको ले लें, आप गवर्नमेंट्स को ले लें, आप बैंक्स को ले लें, ऑर्गेनाइजेशंस को ले लें, फैक्ट्रीज को ले लें, बड़ी इंडस्ट्रीज के जो अंदर काम कर रही हैं, के पी हो गई, डिलॉइट हो गई, ये बड़े बड़े जो नाम ले लें, ये सब के सब जो हैं एक सेंट्रल वर्ल्ड के अंदर आइसोलेटेड वे में काम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इन सब का जो भी फोकस है वो ये है कि यानी इनके दरमियान कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। विच मीन्स कि टुमारो अगर आप अपने आपको, आप पैसा भेजते हैं अपने पास से, ठीक है, आप ई बैंकिंग यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी बैंक की ई बैंकिंग वेबसाइट यूज करते हैं, तो आपके पास सिर्फ वहां पे आपके लेजर पे लिखा हुआ था कि आपके पास ये अमाउंट मौजूद है, राइट। कल को बैंक अगर डिफॉल्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं पता कि आपकी सचमुच में ये अमाउंट मौजूद है भी या नहीं है, बिकॉज यू डोंट ओन दैट मनी, बिकॉज बैंक एक्चुअली ओन दैट मनी। उसने आपको पावर दी हुई है कि आप उसको सेंड कर सकते हैं, बट बैंक कैन ऑलवेज स्टॉप योर मनी के कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो 50 क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि आपने ये पैसा उधर क्यों भेजा और किस लिए भेजना है। अच्छा, आप अपनी अम्मी को भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? अच्छा, आपकी अम्मी उधर क्यों रहती है? तो समझ रहे हैं आप, ये बेनिफिशियरी डिटेल्स बताएं आप। तो इस तरह की चीजें हमारी सेंट्रल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, जहां पे हम डिजिटल दुनिया तो यूज कर रहे हैं बट वी डोंट ओन एनीथिंग। आपकी अगर डिग्रीज जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी से अपलोड हो जाती हैं, या एचईसी जो है आपके स्टैंप लगा के अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, कल को कोई हैकर्स आते हैं, वो अटैक करते हैं, वो सर्वर तबाह हो जाते हैं, इन्होंने बैकअप्स नहीं बनाया, वो लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई नो कि इस तरह नहीं होगा बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि डिजिटल दुनिया के अंदर चीजें डिस्ट्रॉय होना बहुत आसान काम है। चीज़ों को टैम्पर करना बहुत आसान काम है, चीज़ों को रिमूव करना बहुत आसान काम है। तो हमारी इस दुनिया के अंदर
जो भी आप जिस तरह से भी आप वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एक तरह से सेंट्रलाइज नौयत की होती हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा कि अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग, वर्क टास्क। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, इट्स इट्स गोइंग टू बी टू मच थियोरेटिकल। सो जब आप मेरे कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इन चीज़ों को और डिटेल में मैं बात की है। तो मैं फिलहाल बताने की कोशिश करूंगा कि अंडर सेंट्रल गवर्नेंस या रूल कोई भी एप्लीकेशन चलती कैसे है। नाउ इमेजिन फेसबुक अपना सेंट्रल सर्वर या जो भी है अपना सर्वर बनाया हुआ है, या कोई भी कंपनी है जिसने अपने एप्लीकेशंस रखी हुई है, तो वो चलती कैसे है। उनके पास एक सर्वर होता है, उनके पास डेटाबेस होता है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन वो बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन जब मैं कहता हूँ तो वो थोड़ी डायनेमिक होती है, वो आपको कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ लाइक सर्विस दे रही होती है जो कि लोग यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई बैंकिंग वेब एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल वेब एप्लीकेशन। इस तरह से बेशुमार किस्म के एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं जब मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम जो कि एक यानी जिसकी गवर्नेंस कंपनी के पास होती है, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हैं, लेट से आप जब ब्राउजर पे कोई यूआरएल लिख के एंटर करते हैं या आप लॉग इन करके इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? वो जाती है आपके सेंट्रलाइज सर्वर पे, जहाँ पे वो सर्वर जो है आपके डेटाबेस यानी अपने डेटाबेस में चेक करता है कि आया कि ये जो बंदा है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसका पासवर्ड आया कि सही है कि नहीं है। क्योंकि इवन पासवर्ड का भी वो अगर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रख रहा है तो वो बेसिकली सर्वर रख रहा है, विच मीन्स कि आपके पास ना आपके पासवर्ड की आपके पास मौजूद अपने हाथ में, ना आपके पास आपके यूजर की आइडेंटिटी मौजूद है। कल को अगर आपका आपका ईमेल कोई चीज लीक होती है बिकॉज ऑफ कोई भी सिक्योरिटी कम होने की वजह पे या कोई भी वजह से, या हो सकता है इनसाइड जॉब में भी वहां पे कोई बंदा काम कर रहा है किसी कंपनी में जहां से जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, और उसने आपका डेटा निकाल के लीक कर दिया, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस एंड यू कैन नॉट इवन सू दैम। सो इस तरह से काफी चीजें हैं। इट्स नॉट इजी टू सू दैम एक्चुअली। फेसबुक के साथ क्या हुआ था, याहू के साथ क्या हुआ था, अगर आप ये रिपोर्ट्स पढ़ें कि किस तरीके से उनके डेटा जो है चोरी हुआ या उन्होंने बेचा या उन्होंने शेयर किया। अभी एक गूगल वालों के बारे में एक चीज चल रही है कि आई थिंक गूगल ने कुछ जो है कोलैबोरेशन शुरू की इसराइल के साथ। वहाँ पे वो कुछ डेटा जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई खातून है जिन्होंने रिजाइन दिया और उन्होंने आके सोशल मीडिया पे यानी बोलना शुरू कर दिया कि दे आर यूजिंग इट। सो माय पॉइंट इज still you are living in the centralized world. Centralized world is actually governed by such such big entities, जो कि या such companies जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं इस तरह से तमाम आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग को। तो ये चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। फेसबुक का मैंने यहाँ पे बताने की यही कोशिश की है कि जिस तरह से बड़ी कंपनीज होती हैं, अमेजोन हो गई, फेसबुक हो गई, तो इनके बेसिकली सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने यकीनन ये सुना होगा कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, राइट? बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन राइट नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइज नॉर्मल ट्रेडिशनल जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि सेंट्रल नेटवर्क कैसे काम करता है। कि सेंट्रल नेटवर्क यूं है कि भाई जितनी भी चीजें जो हैं वो एक सर्वर पे रखी हुई हैं, वहीं डेटाबेस से आप डेटा उठाते हैं और वो आप देख रहे होते हैं अपने मोबाइल पे या अपने ब्राउजर पे। बट कल को ये अगर क्रैश हो जाता है तो इनके पास कोई बैकअप सर्वर नहीं है। तो ये एक बहुत ही खराब सा आपका एक नेटवर्क होस्टिंग आपको मिली हुई है जहाँ पे आपने ये रखी हुई थी। फेसबुक और बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने डेटा को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। इसको यानी आधा काम जो है वो ये वाला सर्वर करेगा, आधा काम वो एक्स सर्वर करेगा, वाई सर्वर करेगा, जेड सर्वर करेगा। और ये सर्वर्स जो हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो है स्टैब्लिश्ड होते हैं। कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि ये एक सर्वर जो है आपका हो सकता है यूएस में हो, दूसरा चाइना में हो, तीसरा जो है बहरीन में हो। तो जब फेसबुक का अगर एक बैकअप बंद होता है तो दूसरा कहीं से चल रहा होता है, तीसरा बंद होता है तो तीसरा चल रहा होता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है नेटवर्क का, जो फेसबुक उसको यूटिलाइज कर रहा है ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके यूजर्स जो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कभी भी जो है इसमें अपनी
चीज को सर्च करें तो उनको वो हमेशा उनको जो चाहिए, जो सर्विस चाहिए, वो उनको हमेशा मिलती रहे। तो ये जायंट कंपनीज या ये बिग कंपनीज, ये बिग फोर कंपनीज, यानी जिस किस्म की भी ये बड़ी कंपनीज है, वो हमेशा जो है जब अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करती हैं या होस्ट करती हैं, तो हमेशा इस तरीके से सोचती हैं कि कितने इंस्टेंसेस हमें कहाँ कहाँ चलाने हैं और क्यों चलाने हैं, तो और किस टारगेट के हिसाब से चलाने हैं। तो ये एक खूबसूरत और या यूं कह लें कि इधर वाइबल और इधर राइट वे ऑफ बिल्डिंग योर, आई मीन आप जब अपनी एप्लीकेशन को एक्सपेंड कर रहे होते हैं या आप अब उसको यानी एक साथ कहीं पे मुख्तलिफ रीजन में निकाल रहे होते हैं और आपको पता होता है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है, तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की एक आप कह सकते हैं कि ये एक विजुअल मैंने स्लाइड बनाई हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कुछ इस तरीके से होता है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? अच्छा, अभी हमने जो बात की थी यहाँ पे, मैं वापस थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या है? एक ही नेटवर्क है, सेंट्रल है, वहाँ पे डेटाबेस भी है, वो बंद हुआ और आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं या आपके कस्टमर्स हैं या आपके यूजर्स हैं, ये सब इनकी जो रिक्वेस्ट है वो बंद हो जाती है, अब वो फिर कुछ नहीं देख पाते। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है क्योंकि बड़ी कंपनी है तो उसने मुख्तलिफ जगहों पे होस्टिंग ली हुई है और वहाँ पे कंपटीशन लेवल पे भी इन्होंने जो डेटा को जो कंप्यूट करना है उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हो सकता है कि डेटाबेस उन्होंने इधर रखा हुआ और इधर रखा हुआ, लेकिन हो सकता है प्रोसेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन्होंने इधर रखी हुई हो। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से ये कि जितना काम स्पीड में और डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में कर सकते हैं ये कर रहे हैं। बट ये चीजें, सारी चीजें जो हैं यानी एक कंपनी ने खुद अपने नाम पे खरीदी हुई है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ये होता है कि पेयर टू पेयर, यानी आज फरहान साहब को किसी से कनेक्ट करना है तो फरहान ने जो है एक एप्लीकेशन चलाई और उसने वो चला के जो है किसी अपने भाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। अब ये इस तरह की पेयर टू पेयर मुख्तलिफ एप्लीकेशन एक ज़माने में आती थी। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, नैपस्टर एक ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन थी जो म्यूजिक शेयर करने या वीडियो शेयर करने में आपको मदद देती थी। तो होता क्या था कि मेरे पास कुछ अगर सॉन्ग रखे हुए हैं तो नैपस्टर में जब चलाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं इनको शेयर करना चाहूँ तो या नहीं करना चाहूँ, तो मैं वो शेयर का बटन दबाता था। तो मेरे जो सॉन्ग्स होते थे, वो जो भी कनेक्ट हो रहा होता था मेरे साथ, जिसको जिसको चाहिए होता था वो सॉन्ग, तो वो मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होके डाउनलोड करता था, मेरे कंप्यूटर से डाउनलोड अपने कंप्यूटर में करता था। इसी तरीके से अगर मुझे कोई गाना चाहिए या कोई वीडियो चाहिए किसी और के कंप्यूटर में या किसी और के कंप्यूटर में मौजूद है, तो वो नैपस्टर के थ्रू जो है मुझे नजर आ जाता था और फिर मैं उसको डाउनलोड कर सकता था। तो इसी तरीके से फिर काजा, ईमेल, ये सारे जो हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस शुरू में बनी। अगर आप यहाँ पे इनकी विजुअल्स देखें, यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट एक ही है, सर्वर क्लाइंट, जबकि हम जो पीछे हैं यहाँ पे ये सारे सर्वर हैं और ये सारे क्लाइंट्स हैं। सही है, तो इधर भी आप अगर सेंट्रलाइज उसमें जाएं तो ये एक सर्वर है और ये सारे क्लाइंट्स हैं। ये लोग सर्वर नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से ये लोग सर्वर नहीं है यहाँ पे, यानी ये लोग कुछ ओन नहीं करते अपने पास के ये इनसे आप यानी कुछ यूं कहें कि अगर ये कल को बंद हो जाए तो आपकी सर्विस फिर भी चलती रहे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ये एक सर्वर क्लाइंट है, एक ये सर्वर क्लाइंट है, एक सर्वर क्लाइंट है। तो विच मीन्स कि अगर कल को ये बंद होता है तो कोई बात नहीं, ये डेटा इससे उठा लेगा। अगर ये बंद होता है तो कोई बात नहीं, ये इससे उठा लेगा। अगर ये बंद होता है तो ये उससे उठा लेगा। तो ये जो पेयर टू पेयर नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यानी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोल्ड नहीं है, विच मीन्स कि इसको कोई एक कंपनी जो है इसको पूरा प्रॉपर यूं कह लें कि इसकी देखभाल नहीं कर रही है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है और या कंट्रोल नहीं कर रही। तो ये एक तरह से आज़ाद है। या एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर आप बैंक के चैनल से कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं आपस में, तो बैंक को पता होता है कि यहाँ से पैसा आपके बैंक से अकाउंट से निकल के किसी और के बैंक के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक चीज है जिसके अंदर कंट्रोल सिस्टम उनके पास है। बट अगर वही पैसा मैं कैश की सूरत में किसी शख्स को देता हूं तो बैंक को नहीं पता कि मैंने क्या कौन सी ट्रांजैक्शन की है। तो इसी तरीके से जब हम
सर्वर क्लाइंट या इस तरह का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है जो कि इनको देख रहा हो। यहाँ पे ब्लॉकचेन नेटवर्क की अब मैं बात करूंगा। अभी तक मैंने आपको जो 3 नेटवर्क्स बताए हैं, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क बताया कि किस तरह से काम होता है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली आप नेटवर्क जब कहते हैं तो वो किस तरह से काम होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो है वो है क्या। डिसेंट्रलाइज यानी कोई सेंट्रल लेवल पे नहीं है, कल को ये क्रैश होता है तो ये आपके पास मौजूद है, ये क्रैश होता है तो ये मौजूद है, और इनका कोई यानी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसको उसका उसका नेक काट दो तो सारा सिस्टम डाउन। ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है, जिसके अंदर नो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, बट इट इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूं कह लें कि पेयर टू पेयर नेटवर्क की तरह ये काम करता है। ये 100% डिसेंट्रलाइज है और इनके पीछे कोई सेंट्रल गवर्नेंस नहीं मौजूद। यहाँ पे अगर आप इस ब्लू वाली विजुअल को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सर्वर और क्लाइंट। इसको आप यूं कर लें, इन दोनों के नाम चेंज कर देते हैं अभी, क्योंकि टेक्निकल जार्गन्स में आपको मैं उलझाऊंगा नहीं। तो इसमें यूं कर लें कि जो डेटाबेस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कह लें, ठीक है, और जो सर्वर है उसको आप नोड कह दें, या हार्डवेयर वर्चुअल। अब ये नोड कुछ भी हो सकती है, ये नोड आपकी एक सर्वर भी हो सकता है, आपका ऐसा हार्डवेयर भी हो सकता है कि जिसके पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ये सर्वर क्लाइंट जो है ना, यानी एक तरह से रोल उनका वही चल रहा होता है, इवन ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर भी, कि वो सर्वर का भी काम कर रहे होते हैं और क्लाइंट का भी काम कर रहे होते हैं, बट उनका चीजें रखने का जो स्टाइल होता है या टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर रख रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, मैं उसकी डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहा, बट यूं समझ लें कि इट्स मोर लाइक एन एनक्रिप्टेड चेन, जो कि डेटा को अपने पास ऐसे मैनेज कर रही होती है कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रिप्शन उनकी जो है इंक्रिप्टेड अंदाज में सारा डेटा उनका चल रहा होता है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल इस कम्युनिकेशन की ही तरह है, क्योंकि ये पेयर टू पेयर है। पेयर टू पेयर नेटवर्क विच मीन्स कि कल को ये डेटा खत्म होता, ये वाला खत्म होता है तो यहाँ पे आपको मौजूद है, ये बंद होता है तो यहाँ मौजूद है, ये बंद होता है यहाँ मौजूद है। अच्छा, जब मैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की बात कर रहा था और मैं जब इनकी एग्जांपल दे रहा था ईम्यूल की या नैपस्टर की, तो इसमें यह था कि इस क्लाइंट के पास हो सकता है कोई ऐसी वीडियो पड़ी हो जो कि इस वाले के पास नहीं है, इस वाले के पास हो सकता है कोई ऐसी इमेज पड़ी हो जो इस वाले के पास नहीं है। तो ये आपस में जब, अच्छा, ये जब इसके पास से डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, तो इसके पास और इसके पास वो इमेज होती है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये दोनों के पास इमेज है। अगर ये वाला सर्वर जो है कोई सॉन्ग डाउनलोड करता है इस वाले सर्वर से, तो अब इस नेटवर्क पे दो यानी ऐसे नोड्स हैं या सर्वर्स हैं जो कि दो यानी उस गाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे डेटा जो है कुछ भी हो सकता था, विच इज लाइक रैंडम डेटा, यानी ये नहीं है कि इसके पास जो डेटा पड़ा हुआ 100% इसके पास भी सेम होगा, इसके पास भी 100 सेम होगा, हो सकता है कल को ये बंद हो जाए। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर क्या चीज है कि हर किसी के पास सेम डेटा है, हर किसी के पास सेम डेटा है। जब एक ब्रॉडकास्ट होती है ट्रांजैक्शन या कोई चेंज आता है कि ये डेटा लिखा जाए, तो हर एक जो इसके साथ जुड़े हुए जो नेटवर्क के हिस्से होते हैं वो सब अपने पास लेजर को अपडेट करते हैं। लेजर यानी जिसको आप डेटाबेस की सूरत में सोच सकते हैं। इट इज नॉट अ डेटाबेस, बट it is just like another, like an extension of a database, but it's more like more advanced version कह लें, या यूं कह लें कि इसका जो अफादियत है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डेटाबेस। यू कैन नॉट कंपेयर, यानी आप यूं नहीं कह सकते कि डेटाबेस की अफादियत खत्म हो गई, अफादियत उसकी है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज डिफरेंट। तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं है, विच मीन्स कि कल को आपने एक सेंट्रल सर्वर को काटा या बंद किया तो
सारा जो है आपका नेटवर्क बंद होके गिर गया। तो इस तरह से कोई भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती। इट इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय एनी ब्लॉकचेन नेटवर्क। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, इथेरियम का जो नेटवर्क है, कल को अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि हम इन सारे जो है ना नेटवर्क्स को बैन कर दें, तो वो बैन नहीं कर सकती, क्योंकि देर इज नो सिंगल आईपी, देर इज नो सिंगल राउट के आप उस राउट को पकड़ के जो है बंद कर दें, क्लोज कर दें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो ये चीज करना इस वक्त ना गवर्नमेंट के हाथ में, ना लोग इसको कर सकते हैं। यूएस में एफबीआई हो गई या ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ एजेंसीज हो गई, उन लोगों ने इनिशियली बड़े ट्राई किया था कि हम किसी तरीके से बिटकॉइन नेटवर्क को रोक सकें। बट क्योंकि ये सारे पेयर टू पेयर के अंदाज में चल रहे हैं ये सारे नेटवर्क, और दुनिया भर में कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, और सब सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के नेटवर्क जो कि पैसा भी बना रहे हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, तो वो जो है नेटवर्क इस वजह से ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल है बंद होना इसका। ये हो ही नहीं सकता। इसी वजह से बिल गेट ने आई थिंक 4 साल पहले एक चीज कही थी, 5 साल पहले कही थी कि नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन कमिंग। तो बिटकॉइन क्योंकि मेन स्ट्रीम में आ रहा था उस टाइम पे, मैं आई थिंक 7 साल हो गए हैं इस बात को। तो ये वाली चीज़ इसकी टेक्नोलॉजी पे इसी तरीके से बात हो रही थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इन अ वे है, क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं मिल सकता, इसका सिरा रोकना बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं एक दूसरा आपको थोड़ा सा चैप्टर का ब्रीफ दूंगा, वो ये है कि वेब 3 और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या है। आई होप कि यहाँ पे हमने ब्लॉकचेन नेटवर्क को थोड़ा सा कवर किया है, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि बेसिकली ये नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और वेब 3 एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो कि मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके इसके इकोसिस्टम को दिखाना चाहूंगा। आप इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का को यूं समझ लें कि जो पेयर टू पेयर नेटवर्क अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ये उसी तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। कोई अभी तो इन्होंने शिफ्ट किया है गियर फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर, विच मीन्स के माइनर्स, अभी जो माइनर्स हैं वो अब वो वाली माइनिंग नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे। बेसिकली माइनिंग एक एल्गोरिथम था जिसको वो करते थे। आई थिंक अगर मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा, आई थिंक इट विल टेक टू मच टाइम। एनीवे, सो इमेजिन करें कि ब्लॉकचेन के मुख्तलिफ नोड्स हैं आप पर में कनेक्टेड हैं इथेरियम के, ठीक है। और उसमें जो है आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसको कनेक्ट क्या करती है, यानी यूं समझ लें कि जिसकी इंटरफेस से कनेक्शन आपका प्लगइन जो है वो एक क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू हो रहा होता है। क्रिप्टो वॉलेट क्या है कि वो आपको एक एक्सेस देता है कि आप किस तरीके से ब्लॉकचेन की दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे वॉलेट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा। मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक सिंपल वेब एप्लीकेशन की, जो वेब एप्लीकेशन का डेटा जो है वो पड़ा हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अब जब मैं इस तरह की बात करूं कि उसका डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा है, तो वो पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की शक्ल के अंदर। और वो डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप उस वक्त उसको रिट्रीव कर सकते हैं या देख सकते हैं जब आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट मौजूद हो। मेटामास्क एक क्रिप्टो वॉलेट है जो कि आप आपके क्रिप्टो कॉइन और टोकन्स भी रख सकते हैं अपने पास, और साथ में आपको अलाउ कर सकता है कि आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को यूज करके उससे इंटरेक्ट कर सकें ब्लॉकचेन नेटवर्क से। यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर दूं। यहाँ पे आप अगर इस इकोसिस्टम को देखें तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपको ब्राउजर नजर आ रहा है, ठीक है। ब्राउजर के बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन नजर आ रही है, जो कि लेट से आप एक यूआरएल डालते हैं, आप एंटर करते हैं तो वो एप्लीकेशन आती है। हो सकता है वो एप्लीकेशन आ रही हो सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर से। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और मैंने ये कहा कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जब कोई ओपन करेगा तो उस पे वो जाके जो है कोई भी डेटा इंटर कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे इथेरियम के, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू डू दैट, उस बंदे को जब वो एप्लीकेशन चाहिए होगी तो वो एप्लीकेशन हो सकता है स्टैटिक बनी हुई हो, वो सर्वर साइड पे जो है एक स्टैटिक एप्लीकेशन आ रही हो, वो कोई डायनेमिक एप्लीकेशन नहीं आ रही हो।
या हो सकता है कि वो एप्लीकेशन मैंने अपने पास बना के अपने ही कंप्यूटर पे उस एप्लीकेशन का एक्सेस पूरी दुनिया को दे दिया कि आप लोग को अगर मेरी एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप बस ये यूआरएल डालें, और यूआरएल डालेंगे तो मेरा कंप्यूटर जो है उस एप्लीकेशन को आपको अवेलेबल कर देगा। अच्छा, जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एप्लीकेशन एक स्टैटिक एप्लीकेशन होगी, उसमें HTML होगी, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट पे जो है कोड लिखा हुआ होगा, यानी सिंपल उसकी शक्ल इंटरफेस लेवल पर बदलने के लिए या इंटरफेस लेवल पे उसको आप यानी यूज कर सकें। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन करेगी, जब आप उस पर रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई ये मुझे डेटा चाहिए या ये डेटा मुझे डालना है, तो वो डेटा कहाँ जाएगा? वो डेटा जाएगा इंटरनेट के थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। यानी मेरा जो सर्वर है वो इस टाइम पे वो कट चुका है, और मेरा सर्वर इस वक्त है इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क। मैंने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली सर्वर से, लेकिन जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, जितना डेटा है मेरे पास, वो सारा का सारा मेरे पास पड़ा हुआ है लेट्स से ब्लॉकचेन इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। उसके अंदर मेरी तमाम ट्रांजैक्शंस हो गई, उसके अंदर मेरी तमाम वो वाली इंफॉर्मेशन हो गई जो कि मैं यानी रखना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो बाकी इंफॉर्मेशन मैंने IPFS यानी इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम में रखी हुई है। ये P2P या यूं कह लें पेयर टू पेयर टाइप का जो है फाइल सिस्टम है, जो इस वक्त डिसेंट्रलाइज की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस या Web3 एप्लीकेशंस का की जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि दे आर सर्वरलेस एप्लीकेशंस। यानी आज आपने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका डेटा, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन अ डेटाबेस, डेटा जो है स्टोर हुआ हुआ है उसका या तो इथेरियम पर या फिर IPFS पे इफ इट इज टू मच बिग। तो इसके ऊपर, और वो जो एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल है कहीं से भी। तो कल को अगर आप अपनी ये एप्लीकेशन बंद करते हैं, दैट इज फाइन, द लॉजिक इज स्टिल रिटन ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क, विच मीन्स कि आपका जो बैकएंड सर्वर वाला जो कोड होता था कि सर्वर पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, वहां पे ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में लिखा हुआ है। तो ये है Web3 की दुनिया, ये है आपकी डी ऐप कह लें आप इसको, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कह लें, या आप इसको कह लें Web3 एप्लीकेशन। तो बेसिकली Web3 एप्लीकेशन कुछ उसका उसका कुछ हुलिया जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग नजर आएंगे, बहुत बातें करेंगे Web3 की, बट टू बी ऑनेस्ट दे डोंट नो, आई मीन मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया कि बेसिकली Web3 को Web3 क्या इस वजह से कह रहे हैं कि अब खूबसूरत वेबसाइट्स आ गई या फिर मेटावर्स की विजुअलाइजेशन आ गई या वर्चुअल रियलिटी आ गई। देन इट्स नॉट द केस, आई मीन द केस इज नॉट, इज इंटायर डिफरेंट। लेकिन ये कि अगेन ये डिबेटेबल है, लोग इसको इस पे डिबेट करना चाहेंगे, बट अगर आप मुझसे पूछें तो Web3 बेसिकली विदाउट अ ब्लॉकचेन, विदाउट, इट्स मोर लाइक serverless technology, it's more like serverless technology, you don't need to be owned by any kind of server। यानी आप सर्वर से हट के, यानी ओनरशिप जो है वो अब यूजर्स के पास आ रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अब जो शख्स URL इंटर करके जो भी डेटा लिख रहा है, वो जब डेटा इस पे डालेगा तो वो बेसिकली अपने आप को वेरीफाई कराएगा यूजिंग हिज ओन प्राइवेट एंड पब्लिक की, विच मीन्स कि मेरे पास अब यूजर लॉगिन सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि मैं यूजर नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ तो वो कहीं पे जाके सर्वर पे चेक होता है, नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक वॉलेट है जिसका सीक्रेट कोड मेरे पास ही मौजूद है, और जब मेरा डेटा यहाँ से जाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इतना जबरदस्त कोडेड है कि वो खुद ही वेरीफाई कर लेता है कि आया कि ये डेटा जो आ रहा है इस पब्लिक एड्रेस से आ रहा है, और ये सचमुच में इसका ऑनर यही बंदा है या नहीं। अगर आप इसी के ऑनर हैं तो वो आपको अलाउ कर देगा, अगर आप नहीं हैं तो आप किसी और की जो है वॉलेट को यूज नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास उसका सीक्रेट इंटायर कोड मौजूद क्यों ना हो। तो ये इनका जो जो इकोसिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आई थिंक हम मूव कर रहे हैं, हाँ। तो टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यहाँ पे, अच्छा अभी मैंने आपको एक बताया कि Web3 एप्लीकेशन जो मैंने आपको यहाँ बताई थी उसके अंदर तो आपने देखा यहाँ पे कोई सर्वर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर मैंने बनाया हुआ है इसको आप जरा
कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये बेसिकली कोई पीएचपी का सर्वर चला रहा है या फिर ये जावा का सर्वर चला रहा है जिसपे आपकी डायनामिक एप्लीकेशन चल रही है, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक होस्टिंग के लिए रखी हुई थी, स्टैटिक वेबसाइट, दैट्स इट। ये स्टैटिक वेबसाइट, इस पर डेटाबेस भी मेरे ख्याल में निकाल देना चाहिए था मुझे, एनीवे तो ये स्टैटिक वेबसाइट है, बट इट्स दिस वेबसाइट इज एक्चुअली बिल्ट इन नोड.js, लेट्स से। और ये जो है डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर रही है अपने बैकएंड सर्वर से थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैं अब दो किस्म की बता रहा हूँ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। वेब 3 हमेशा जो है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आई वुड से कि उसके अंदर आप सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होते, बट एनीवे अगेन डिबेटेबल। यहाँ पे क्या है कि सर्वरलेस डी ऐप, ये वाली मैंने आपको बताई थी चीज, कि आपका जो होस्टिंग एप्लीकेशन है वो या तो गिटहब पे पड़ी है, आईपीएफएस पे पड़ी है, या फिर आपके पास अपने होस्ट में पड़ी है। और वहां से आप जब यूआरएल लिखते हैं तो वो वेबसाइट ऑन होती है, और फिर आप अपने जो आपके पास वॉलेट जो कि एक प्लगइन है आपके ब्राउजर पे अटैच, आप उसके थ्रू जो है फिर क्वेरी भेजते हैं या आप सेंड करते हैं डेटा, और वो जाती है इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। एक दूसरा तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने का। अब ये डिपेंड करता है किस किस्म का सिनेरियो यूज केस आपके पास है, जिसके अंदर एक सेंट्रल एप्लीकेशन है कि जो कि एक डायनेमिक एप्लीकेशन ऑन करती है। अब यहाँ पे हम आ गए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, विच मीन्स के कीज मैनेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ मैनेज बाय एन इंडिविजुअल। तो इस तरह के यूज केसेस हो सकते हैं, कि हो सकता है कि पार्शल सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन जो कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रख लिया, हो सकता है एविडेंस रख रहे हो, कोई प्रूफ रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, रेस्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन लॉजिक वो हो सकता है अपने सर्वर पे रख रहे हो। तो ये एप्लीकेशन एक तरह से फ्यूजन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। तो अब आगे चल के मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पटवारी सिस्टम जो है, इमरान खान वैसे बोलता है, बड़ा जबरदस्त बोलता है कि पटवारी सिस्टम को निकालना चाहिए। पटवारी सिस्टम होता क्या है? एजेंट, मिडल मैन, मिडल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। पटवारी, एजेंट, मिडल मैन या मिडल एंटिटी हो गई या ऑर्गेनाइजेशन, ये वो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बीच में होते हैं आपके और आपके लिए कोई काम जो आपका हो रहा होता है उसके दरमियान, वो एक तरह से एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। A person or entity who acts like a link between people in order to try and bring about an agreement, यानी कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान हो रहा हो, वो आपस में जो है एक ब्रोकर का रोल अदा कर रहे होते हैं, एक तरह से मीडिएटर का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो उनका इशू, अच्छा इसमें क्या है, इससे कुछ आसानियां भी हैं और कुछ प्रॉब्लम भी है। आसानी ये कि आपको कुछ नहीं करना, आपको उनके ऊपर रिलाई करना है। और वो क्या करेंगे, वो इकोसिस्टम के अंदर जो भी होगा वो उसको कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको वो जो सर्विस आप चाह रहे हैं वो आपको उस सर्विस का आउटपुट देंगे। तो विच मीन्स के मैं डायरेक्ट उस सर्विस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बीच में इतने मसले मसाइल है और इस बंदे को पता है ये मेरा मसला हल करा सकता है। तो मैं डायरेक्ट अगर जाऊंगा तो यार मसला खराब हो जाएगा। तो मैं बेहतर ये कि इंटरमीडिएरी को या पटवारी को बीच में रख लूँ। तो ये वो वाला सीन है यहाँ पे। तो ये जो है, अच्छा इनकी कुछ चीजें, इनकी कुछ खूबियां हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करते हैं दुनिया भर में। ये जो मिडिल वेयर वाले जो भी लोग होते हैं या ब्रोकर होते हैं या जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा सप्लाई एंड डिमांड को रोक सकते हैं। इमेजिन करें कि एक गंदुम बेचने वाला जो फार्मर है, वो जब अपना गंदुम दे देता है जो कि फैक्ट्रियों में जाना है, तो फैक्ट्रियों में जाने से पहले जो बीच में जो लोग हैं, या फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्री के बाद जो है हो सकता है कंज्यूमर के पास जाता है। अब कंज्यूमर को शायद वो आटा चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, वो शॉपकीपर के पास जाएगा, वो शॉप के पास जाएगा। शॉप कहाँ से लेगा वो आटा, वो लेगा फैक्ट्री से, या इस तरह के सिस्टम। तो ये फैक्ट्री और ये जो जो रिटेल शॉप्स हो गए, ये इस मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी छुपा के आटा, कभी दे के। फार्मर तो कहेगा कि यार मैंने तो पूरा गंदुम दे दिया अपने पास से, लेकिन मैं तो उतना सा पैसा कमा रहा हूँ, बाकी ये लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं यार ये बीच में बैठ के, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं। तो बेसिकली जो पटवारी होते हैं, एजेंट्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, या एंटिटीज होती हैं, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सप्लाई एंड डिमांड को मैनिपुलेट कर सकती हैं।
बिकॉज दे नो, दे अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस। अब फार्मर डायरेक्टली जो है अपना गंदुम लेके जो है उसका आटे को एक पैकेट में बना के डायरेक्ट उसको जाके नहीं दे सकता एंड यूजर को या कस्टमर को कि ये तुम्हारा आटा है, इट्स इम्पॉसिबल। तो दे आर लाइक इस वजह से जो है इस तरह की चीजें जो है इंटरमीडिएट्स की इस वक्त जरूरत होती है। एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट्स के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर पे क्या आता है, यहाँ पे मैंने एक स्पाइडरमैन की एक मिसाल दी हुई है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा जबरदस्त कोट है। इसका मतलब यही होता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है तो आपके पास आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाएं तो फिर आपको ऊपर वाला भी पकड़ता है, फिर नीचे वाले भी पकड़ते हैं, या नीचे वाले नहीं पकड़ते तो ऊपर वाला तो फिर आखिर में पकड़ेगा ही। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का इशू होता है, क्योंकि मिडल मैन जो है वो अपनी गेम खेल सकता है, जैसे उर्दू में बोलते हैं हम पाकिस्तान में, तो अपना सीन बना सकता है कि वो कभी इधर से पैसा कुछ ले ले, कभी उधर से ले ले, और बीच में वो अपना रोल बना के जो है वो मार्केट खराब कर सके। क्योंकि इनविजिबल होता है इकोसिस्टम के अंदर रेगुलर ह्यूमन के लिए। लाइक एक बंदा है जो है, जैसे मैं हूं, मैं एक घर खरीदने जाऊं तो यार मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि कितने लोग इंटरमीडिएरीज इन द मिडल बैठे हुए मौजूद हैं जो कि आपका पैसा लेंगे, वो सेल्स एग्रीमेंट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, क्या करना है, अरे आपको तो पता ही नहीं है फरहान भाई, ये वो इस तरह की चीज है। और वो करके जो है आपका काम तो कर देंगे, बट मार्केट को कंट्रोल वही कर रहे हैं, और वो मुझसे क्या ले रहे हैं, आई जस्ट नीड टू पे देम सो दैट आई कैन गेट माई होम। तो आप यूं समझ लें कि हम फिर इंटरमीडिएट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि बीच में जो है ह्यूमन फैक्टर मौजूद है। ह्यूमन फैक्टर मौजूद है तो ह्यूमन करप्ट भी हो सकता है, जिस तरह से लालच भी हो सकती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटायर सिस्टम खराब है, हो सकता है अच्छे लोग भी हों मौजूद। एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस डिलेज और फ्रिक्शन, यानी अब यूं समझ लें कि जब इस तरह के प्रोसेस के अंदर अब स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना है, कि इस ये लेट से आप फार्मर वाली मिसाल ले लें कि फार्मर ने अपना पूरा गंदुम बना के रखा है, तो अब वो वेट कर रहा है कि कब ट्रक वाला आएगा, वो गंदुम लेगा, लेके जाएगा। अब हो सकता है वो 5 दिन बाद जाए, 10 दिन बाद आए, हो सकता है कि वो जो ट्रक जिसको आना था वो देर से आए, बारिश हो गई और उसका गंदुम बह गया। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि रियलिस्टिक है जरूर, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली जस्ट माशरा, उसके अंदर ये इंटरमीडिएटरीज जो हैं अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, और उनकी डिलेज की वजह से फिर आप सफर कर रहे होते हैं। आप कभी पैसे भेजें, आपके पैसे यहाँ से एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने काफी लोगों को देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप पैसे भेजते हैं तो आपको समटाइम्स जो है कॉल करके उधर भी पूछना पड़ता है, भाई मेरे पैसे क्यों नहीं आए। यहाँ पे आपको पूछना पड़ता है कि भाई मेरे पैसे यहाँ से चले गए तो वहां पहुंचे क्यों नहीं है। क्या मेरा काम ये है कि आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट क्यों नहीं है कि वो सारे डिलेज खत्म हो जाएं। फिर वो मुझसे वेरिफिकेशन पूछते हैं कि अच्छा ये वाला जो है ना, आपका नाम जो है आपका पूरा फरहान हमीद खान है, बट आपने लिख दिया फरहान खान, तो इसलिए जो है ना वो डिले हो रहा था, और इसलिए हम आपको कॉल नहीं कर रहे थे कि आप कॉल करें। सो इट्स देयर आर सो मेनी स्टूपिड यानी रीजंस जो कि आपकी इंटरमीडिएरीज की वजह से आप सफर करते हैं। कॉस्टली सर्विसेज, क्योंकि जब एक ब्रोकर या एजेंट बीच में आके काम करता है तो वो फिर अपना पैसा बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और उसकी फिर एक कॉस्ट होती है। ये तो सारी चीजें हो गई उनकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या इश्यूज हैं, बट ये लोग करप्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस है। ये लोग प्राइस को के साथ खेल भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट को दबा के उनसे काम भी निकलवा सकते हैं, जिसको हम आई थिंक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ बड़ी आम है आजकल। क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो बेसिकली इट इज गवर्न और रूल बाय एक्चुअली बिग ब्यूरोक्रेसी कह लें, या फिर यूं कह लें कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी चल रही होती है किसी भी दुनिया के अंदर। मुल्क को कंट्रोल करने में बहुत बड़े इनके हाथ होते हैं। तो डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रियल एस्टेट के अंदर एजेंट्स होता है बिटवीन सेलर एंड बायर, बैंक बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड बोरोवर, इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। उबर एंड करीम जो है वो टैक्सी और ड्राइवर के दरमियान काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इस तरह का पहले कोई सिस्टम था नहीं। बट अगेन ह्यूमन फैक्टर इज ऑलरेडी देयर। बट इमेजिन कि कल को
इलेक्ट्रिक कार आ जाती है और फिर उसके बाद आप इस तरह की ह्यूमन फैक्टर को निकाल रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, आप इसको सोच सकते हैं क्या? अभी भी यानी वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, बट स्टिल इवन थो दे डिक्रीज अ लॉट ऑफ पेन फॉर द पीपल, बट इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट बिटवीन अदर डिपार्टमेंट एंटिटीज, जब आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो, दूसरे में जाते हो, तीसरे में जाते हो, तो बीच में जो लोग आते हैं वहां मसले मसाइल। कराची का बड़ा मसला है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज बिटवीन रेगुलर सिटीजन एंड इलेक्ट्रिक मीटर, अगर हम कराची को ऑटोमेट कर लें, लेट्स से रिमूव द इंटायर कंपनी एंड मेक दिस इंटायर कंपनी ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, और वहां से आप ह्यूमन फैक्टर डिवाइड कर दें, कट कर दें। वैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, कई लोगों को ये हजम नहीं होगी ये चीज़, बट मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से लोग सोच रहे हैं दुनिया भर के अंदर कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक कंपनी को साइड पे करके इन सब को ऑटोमेट किया जाए। तो ये चीज़ बड़ी आजकल इन ट्रेंड है और ट्रेंडी है, और इसको अगर थोड़ा सा आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ अरसे के बाद जो है हो सकता है ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। फूड सप्लाई चेन, जो मैंने आपको फार्मर और उसका बताया था कंज्यूमर के दरमियान की जो इश्यूज हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं इंटरमीडियरीज के, जो कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या करते हैं। इन द एंड, बिफोर आई विल क्लोज दिस स्लाइड, इसके अंदर मैं यही कहना चाहूंगा, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर, पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, व्हिच मींस कि अगर सारी ताकतें एक बंदे के पास मौजूद हों, वो डिक्टेटर हो, विदाउट नेमिंग एनीवन, तो वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो ऑथेंटिसिटी जो जिसकी नहीं है, जो सही चीज नहीं है, उसको भी वो सही कर सकता है, वो दिखा सकता है लोगों को वो सही है, जो कि वो जबकि वो गलत थी। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के जो इश्यूज हैं, रिकॉर्ड खत्म हो गए, जल गए, कोई बात नहीं, नया क्रिएट करके वहां से कर दें। तो डिक्टेटरशिप, नो रियल डेमोक्रेटिक डिसीजन, और इस तरह से इंटरमीडियरीज और यानी स्लो प्रोसेसेस, वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस, और उसके अंदर भी धांधली, तो ये सारी चीजें जो हैं जिस गवर्नेंस के अंदर होती है, सेंट्रल गवर्नेंस, तो वो सब कुछ कर सकती है। फेसबुक एक नाम है, वी ऑल यूज फेसबुक, गूगल इज अनदर नेम, they have the absolute power of holding everyone's data, they have absolute power to manipulate those data, they can use that data, they can sell that data, वो सब कुछ कर सकते हैं उस डेटा के अगेंस्ट, और हमें कभी भी उसकी कख भी नहीं पता चलेगी, जो उर्दू में कहते हैं ना जिस तरह से। तो क्योंकि हम लोग ने तो कोई सिस्टम बनाया ही नहीं आज तक, ना हमारे पास है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज वी आर फॉलोइंग, और जो बनाते हैं हम उनको भी बेच देते हैं, अक्वायर करवा देते हैं, तो हमारा फलसफा कुछ इस तरह से होता है। तो एनीवे द पॉइंट इज, दुनिया भर के अंदर ये बड़ी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नेंस है वो इस तरह से काम कर रही है। वेब 3 और डी ऐप, जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात आती है ना, तो वहां पे एक यूं समझने के एक इस तरह के अंधेरे में आपको एक रोशनी की किरण नजर आती है कि इस तरह की तरीके की भी एप्लीकेशंस बन सकती हैं, जिसके अंदर पावर जो है वो एक आम आदमी तक हाथ में आ रही है, उसके इंटरमीडियरी के बजाय ये आपके पास आ रही है। अब मैं फेसबुक की इंटरमीडियरी के इमेजिन, मैं विजुलाइज आपको करवाता हूँ कि इमेजिन करें कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि सारा काम सोशल मीडिया यानी वाला कर रही हो, ट्विटर वाला कर रही हो, लेट्स से ट्विटर वाला कर रही हो, ठीक है, और उसका जो बेसिकली एविडेंस या उसका जो डेटा है वो रखे इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, और बाकी का जो इमेजेस हो गई या बड़े इमेजेस हो गए या डेटा हो गया वो रखे वो आईपीएफएस नेटवर्क के ऊपर। इस तरीके से आप जितनी भी ये बड़ी कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस है, उन सबको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और वेब 3 का पूरा एक होलिस्टिक मैंने आपको आइडिया दिया है। बट अगेन हर टेक्नोलॉजी के बाद जो है या नई टेक्नोलॉजी के कोई ना कोई कॉन्स और प्रॉस होते हैं, तो इसके भी यकीनन कॉन्स एंड प्रॉस हैं, कुछ नुकसानात हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो इस वक्त जो है अच्छाई की मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया को जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपर्स की ज़रूरत है, ब्लॉकचेन डेवलपर्स की ज़रूरत है, मेटावर्स डेवलपर्स की ज़रूरत है, और वेब 3 एप्लीकेशन डेवलपर्स की ज़रूरत है। और इफ़ यू डोंट नो दिस टेक्नोलॉजी, देन इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू ग्रैस्प दिस टेक्नोलॉजी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो
मेरे जो 4 कोर्सेज जो हैं उसके अंदर मैंने इनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है मैंने एक एक चीज को लेके गया हूँ। जो फर्स्ट जो कोर्स मेरा जो इस वक्त आपको अलनाफी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो है आपका स्मार्ट इथेरियम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मैंने इनिशियली जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उससे पहले मैंने बेसिकली इथेरियम का जो आर्किटेक्चर है उसको इन डिटेल जो है मैं उसको लेके गया हूँ। उसके तमाम जो नट एंड शेल हैं और उसके जो बोल्ट्स हैं हर चीज मैंने उसको लेके गया हूँ। उसके बाद जो है उसी के अंदर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करना आपको इन्वायरमेंट, कैसे आपको अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको पूरा बनाना है, किस तरीके से आपको ट्रफल इंस्टॉल करना है, गिनाश इंस्टॉल करना है, और ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर बड़ी डिटेल में कवर की हैं। प्लस उसके एंड में जो है एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए हैं मैंने, लाइव एक्सरसाइजेस भी हैं जिनको आप देख के खुद भी कोड कर सकते हैं और फिर आप बना सकते हैं अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो सेकंड जो कोर्स है वो है मेरा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो बेसिकली आपका तमाम यूँ समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बना लिया है सर्वर साइड, बट उसकी एप्लीकेशन आप कैसे यूज करेंगे, आप बेसिकली एप्लीकेशन क्यों यूज करेंगे। ये जो स्लाइड्स हैं बेसिकली ये मेरे सेकंड कोर्स की स्लाइड्स हैं, जो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा उसका एक डेमो दे दूं ताकि कि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म की स्लाइड्स हैं, किस तरह का इसमें कंटेंट आप मौजूद होगा। फिर जो तीसरा है वो है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर, कि क्योंकि जब आप एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या अपनी डी ऐप बना लेते हैं तो उसके अंदर हैकिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक ओपन वर्ल्ड है, विच मीन्स कि योर कोड कैन बी सीन बाय मैनी पीपल। तो आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी देख सकता है, वो आके देख सकता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो एज अ प्रोग्रामर और डेवलपर आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये किस किस्म की प्रोग्रामिंग है, कि प्रोग्रामिंग करके मैं तो एक्जी बना लेता हूँ या मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, ऑब्फस्केट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे तो ऑब्फस्केशन भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं मेरा कोड भी जब मैं यानी जाऊं तो दिख जाएगा, तो मैं इसको किस तरह से सिक्योर करूं। तो दैट्स व्हाई सिक्योरिटी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो वो मैंने उसको कवर किया उसमें, सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। उसके बाद जो फोर्थ मेरा कोर्स है वो है टोटल टोकन्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कि आप टोकन कैसे बनाते हो, एनएफटीज के ऊपर, एनएफटीज कैसे बनाते हो। आपने देखा होगा आप ओपन सी पे जाके एनएफटी बना सकते हो, बट व्हाट आर द डायनेमिक्स बिहाइंड, व्हाट आर द मैकेनिक्स बिहाइंड, वो आप कैसे यूज करोगे। आप अपना एक ओपन सी इंटायर फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनाओगे अगर एनएफटी बनाना है, यानी तो उसके लिए आपको एनएफटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कैसे, कैसे उसके कोड लिखोगे। इट्स रियली इजी टू बी ऑनेस्ट के एनएफटी और ये सारी चीजें जो है टोकन वगैरह ये बहुत इजी हैं, बट अगेन यू मस्ट बी कमिंग फ्रॉम डेवलपमेंट बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू डू दैट। अगर आप डेवलपर नहीं है तो फिर मैं मेरी या यूं कह लें कि आपने वेब पे काम नहीं किया हुआ, वेबसाइट डेवलप नहीं की हुई, तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो कि प्रोग्रामिंग वगैरह से थोड़ा सा टच हो, ताकि ये कि आप जब फिर इसको आगे पढ़ें या समझें तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये मेरा फोर्थ जो है कोर्स है। 4 कोर्सेज है मेरे, तो आप ये 4 कोर्सेज अलग अलग भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली ले सकते हैं। आपको अगर इंडिविजुअल लेना तो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। कॉस्ट आई थिंक आप अलनाफी वालों से पूछिएगा, उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं है। आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड देम बिफोर बट आई थिंक दे डिडंट अपडेट समथिंग, बट आप डायरेक्टली उनसे बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें जो कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं उनकी आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, और आप एडवांसमेंट ट्रैक भी ले सकते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक जो है बहुत अच्छा ट्रैक है, बट उसके अंदर आप 2 चीज़ें सीख रहे होंगे। एक तो ये तमाम 4 कोर्सेज, प्लस आप उसके अंदर प्राइवेट ब्लॉकचेन को भी सीख रहे होंगे। प्राइवेट ब्लॉकचेन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरप्राइज वर्ल्ड के अंदर। जब मैं इंटरप्राइज वर्ल्ड की बात करता हूँ उधर आ गई बैंक्स आ गए आपके पास, क्लोज हाउस कंपनीज आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, यानी जहाँ पे आपको अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क डेवलप करना है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द टोकन एंड क्रिप्टो एंड मेटावर्स, इट्स मोर लाइक कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज जो कि आपस में पार्टिसिपेट करके कोई ऐसा डेटा जो उनको आपस में शेयर करना है, नॉट फॉर द पब्लिक। तो इसलिए प्राइवेट ब्लॉकचेन या परमिशन ब्लॉकचेन जो है वो हैपल लेजर का इंटायर कोर्स मौजूद है, अब वो वाला यूज कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और किस साइड पे आप जा रहे हैं।
मेरी सजेशन यही कि ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक अगर आप उसको हजम कर सकें तो बहुत अच्छा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप उसमें सीख सकते हैं। वरना ये कि आप इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हैं। इफ़ यू आर यानी आपको पेमेंट का इशू है या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप इनको वन बाय वन आप लेके चलें। तो वो भी एक यानी तरीका है कि किस तरीके से आप ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थिंक अपनी स्लाइड ऑफ करूँगा और इसके बाद मैं जो हूँ क्वेश्चंस लेना शुरू करूँगा आप वन बाय वन। तो चलें, मैं अब स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ और फिर ये क्वेश्चन आई थिंक आई हैव टिल 1 आवर तो हो चुका है। मैं सिर्फ 30 मिनट्स और बैठूंगा, उसके बाद मैं फिर इसको ऑफलाइन करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी लोकमान। सर मैं केट के स्टूडेंट हूँ और जी बोलें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ब्लॉकचेन में स्विच ऑफ, मेरे पास डिग्री नहीं है, मतलब इंटर फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर हूँ, क्या इस फील्ड में डिग्री की ज़रूरत होती है? देखें अच्छा, मैंने आपका आपका बस यही क्वेश्चन है आ कि रही है डिग्री मेरी? की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ, और भी क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट इसका जवाब दीजिए। आप मुझे सारे क्वेश्चन अभी दे दें, एक दो तीन करके, ताकि फिर ये मैं दूसरा लूंगा। अच्छा। आप और दो दूसरी, क्वेश्चन कर लें। अच्छा, हाँ जी। हाँ, पहला पहला क्वेश्चन डिग्री के हवाले से था और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए कोई मतलब काम होता है? और इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं कैट की स्टूडेंट हूँ, 10वां महीना चल रहा है, तो कितना देर लगेगा मुझे इस फील्ड में? अच्छा अच्छा, आपने कहा कि कैट के आप स्टूडेंट हैं और कितना टाइम लगेगा इसमें। इसका मैं नहीं जवाब दे सकता। ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस हिसाब से कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, जो कि मेरा कोर्स है या मेरे कोर्सेज हैं। तो कोर्स ब्लॉकचेन का कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन आपने अगर, अच्छा, इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल दुनिया वैसे भी चल तो रही है डिग्री के बगैर। बट अगेन अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। आप लेकिन ये कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड से होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग साइड से बैकग्राउंड नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है लोगों को। फिर वो उनको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती ब्लॉकचेन की, तो फिर वो फिर उनको इशू होता है। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट देखें, नोड जेएस को देखें। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीएचपी ही पढ़ाते हैं लोग। पीएचपी से निकलें और नोड जेएस को देखें और पाइथन को देखें। ये दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि बहुत इस वक्त मार्केट के अंदर इन है। और उसके बाद जो है आप ब्लॉकचेन के ऊपर आए, वो आपके लिए फिर काफ़ी फायदेमंद होगी अगर आप ये करते हैं तो। बाकी डिग्री की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट डिग्री इंपॉर्टेंट एज वेल। आई मीन डिपेंड्स कि आप आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट के लिए जो है आपको ये ज़रूरत है कि आप इस तरह के कोर्सेज करते रहें ताकि ये कि आपको फ़ायदा हो। जी हारिस साहब बोलिए। सॉन्ग से वालेकुम सर, अस्सलाम। एक तो पूछना, अगर ब्लॉकचेन अगर आपका कोर्स हम लेते हैं तो उससे पहले तो ये प्री रिक्वेस्ट क्या होगी, मतलब क्या हमें आइडिया, जब आप बताए थे प्रोग्रामिंग, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें जो हमें आइडिया होना चाहिए? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल सर ये है कि आप इंशाल्लाह आपका कोर्स हम करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो जॉब की क्या यहाँ पर होगी, मतलब है ना, हम इतने केपेबल होंगे फिर के हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए खासतौर पर मिडल ईस्ट में? और इसकी, और एक आखिरी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इनकी ये जो ब्लॉकचेन की इनकी है कोई रिमोटली जॉब्स होती हैं, मोस्टली के कोई रिमोटली जॉब्स होती हैं इन केस हम कहीं भी शिफ्ट हों और रिमोटली जॉब हो? बस ये तीन सवाल। आ, जी। तो इस वक्त ब्लॉकचेन की जितनी जॉब्स हैं ना, इतनी जॉब्स मुझे किसी और फील्ड की इस वक्त नज़र नहीं आती। पहली चीज़ तो ये है।
और इसकी जॉब्स इतनी हैं मौजूद मार्केट के अंदर, डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ठीक है। अच्छा। रिमोट जॉब्स इतनी ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त कि आपको अगर आपको काम आता है, आपने गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी बनाई हुई है ब्लॉकचेन की, आपने उसमें कोड रखे हुए हैं, आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो आपको जॉब मिलना, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। जहां तक रह गई मिडिल ईस्ट की बात, तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। पब्लिक ब्लॉकचेन पे भी हो रहा है, प्राइवेट ब्लॉकचेन पे भी हो रहा है, और इनको आए दिन ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जरूरत होती रहती है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि बच्चे डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में बहुत कम है इस वक्त, पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम है। अगर वो इसको अडॉप्ट करना शुरू करें और काम करना शुरू करें तो काफ़ी उनको फायदा होगा। तो तीसरा सवाल आपका ये था कि इसमें किस चीज़ की जरूरत है। इसमें देखें, प्रोग्रामर, यू नीड टू बिकम अ प्रोग्रामर, डोंट, अगर आप सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं ना, सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट फील्ड, ठीक है ना, उसमें आप सिक्योरिटी ऑडिट में जाते हैं, आप पेन टेस्टर बनते हैं, आप मुख्तलिफ, यानी इट्स टोटल डिफरेंट फील्ड। बट ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए सिक्योरिटी का पता होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं और आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट नहीं आती, दैट इज फाइन, बट ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का आपको पता होना वहां पे भी जरूरी है। तो लाइन आपको क्या चूज करनी है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। कि आप अगर ये कहते हैं कि यार मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो बी अ डेवलपर, सिर्फ डेवलपर बनो। फिर आपको फिर उस डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें है ना वो करो, आप उसके अंदर सिक्योरिटी जरूर करो, बट डोंट बिकम अ सिक्योरिटी पर्सन के आपको कल को जो है जाके साइबर सिक्योरिटी की असेसमेंट दे दे। तो डेवलपर इज नॉट अ पर्सन के वो जाके साइबर सिक्योरिटी की असेसमेंट करने शुरू कर दे, वो तो या सही ऑडिट करने लगे, आईजो भी कर ले, ये भी कर ले। तो आई डोंट से दीज थिंग्स। तो मैं जो हूँ, क्योंकि स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद कोर डेवलपमेंट से आया हूँ, तो मैं तो यही एडवोकेट करता हूँ। मैंने इन लोगों के साथ, सबके साथ काम किया हुआ है। आई वर्क विद ऑल द सिक्योरिटी पीपल। मैंने जो है सिक्योरिटी की 3 बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, उनके प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के। तो मैंने इन सिक्योरिटी के बंदों से इनके साथ काफी काम किया हुआ है। तो होता क्या है कि पाकिस्तान में मैंने बच्चों को बड़ा कंफ्यूज देखा है। वो ये सोचते हैं कि यार मैं ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं फिर सिक्योरिटी भी कर लेता हूँ, फिर मैं ये भी कर लेता हूँ, फिर मैं ई कॉमर्स भी कर लेता हूँ, अमेजोन भी कर लेता हूँ, यार कहीं तो कोई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप कोई एक खास इल्म के अंदर जब जाते हो, तो आपको अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत ज्यादा अता करता है, ठीक है ना। आप 50 चीजें आप करके जाओगे ना, तो जो स्पेशलाइज पर्सन है वो आपको हमेशा मात देगा। तो ये मैं जिस इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में, मुझे तकरीबन ठीक ठाक टाइम हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप देखें, आपको पता होना सब कुछ चाहिए, बट आपको जो है मेन जो चीज है ना वो यही है कि आपको ये सोचना है आपको क्या बनना है। आप सिक्योरिटी में जा रहे हो तो फिर सिक्योरिटी में जाओ, फिर आपको सिक्योरिटी के अंदर ऑडिट में जा रहे हो तो आप सिक्योरिटी ऑडिट में जाओ, आप पेन टेस्टिंग में जा रहे हो तो पेन टेस्टिंग में जाओ, हैकर बन रहे हो तो आप हैकर इथिकल हैकिंग में जाओ, और वो करो। इनिशियली आप सब कुछ पढ़ो, लेकिन चूज योर लाइन जो कि आपको चूज करनी है। अगर आप चूज नहीं करोगे, आप हमेशा पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे। तो इसी वजह से अगर आप डेवलपमेंट में आ रहे हो, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ रहे हो, तो बी अ डेवलपर, नॉट मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके। और सर इसलिए वो एक कि अक्सर अक्सर राफेल सर ये कह देते हैं डेवॉप्स भी साथ करें, तो इज इट नेसेसरी कि मैं डेवॉप्स भी साथ करूं फिर आपको ब्लॉकचेन भी करूं, या जस्ट आए सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर ही आ जाऊं? आप अभी कर क्या रहे हो? अभी आपने क्या किया हुआ, इंटर किया हुआ आपने, नहीं, मास्टर्स किया मैंने हुआ क्या? बेसिक मैंने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है, और अभी तो आजकल मैं ये ऐसे अल्ताफ़ा का कोर्स, ये जो अच्छा कैट कोर्स है ये कर रहा हूँ। तो अब इनरोल अच्छा। करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई एडवांसमेंट ट्रैक, तो जिससे मैं या ब्लॉकचेन हो या वो डेवऑप्स हो, ठीक है, या जॉब्स हो जो अवेलेबल इजीली हो। डेवऑप के सेपरेट बंदे होते हैं वैसे इंडस्ट्री के अंदर। जब हम लोग काम करते हैं डेवलपर्स के साथ, तो वो डेवऑप्स के सेपरेट होते हैं, बट डेवलपर को डेवऑप आनी चाहिए। डेवऑप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेवऑप नहीं आती तो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू नो। लेकिन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए आपको डेवऑप की जरूरत नहीं है इनिशियली। आप एज अ प्रोग्रामर अगर आ रहे हो ना, आपको कोडिंग का शौक है, डेवलपमेंट का शौक है, आप बहुत इजीली फिर ब्लॉकचेन को आप अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे बस ये नॉलेज है। हाँ जी हम्म, जी, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं बोले आगे। आप। नहीं, मैंने कहा मुझे सिर्फ नॉलेज है हम्म। प्रोग्रामिंग की हुई है, लेकिन उसके ऊपर कभी हाई स्केल पर मैंने कभी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए। बहुत तो फिर यूनिवर्सिटी में मैंने
फिर आपने लास्ट आपने 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 टाइम ज़ाया किया, फिर आपने कंप्यूटर साइंस लेके आपने प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं किया, तो आपने टाइम ज़ाया किया। आप फिर आपको सजेशन मेरा यही होगा कि आप थोड़ा सा जो है ना नोड जेएस वगैरह देखें। देखिए आप अगर ब्लॉकचेन में आ रहे हैं ना, तो मैं उसका मशवरा दे रहा हूँ, आप नोड जेएस को देखें, नहीं, नोट आप जैसे मैंने पाइथन को सब देखें। की है, ये मैंने लाइक पढ़ा मैंने सब है, इनके ऊपर मैंने काम भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन एक होता है फुल स्केल प्रोजेक्ट, वो मैंने कभी नहीं किया। हाँ, खुद से और करें मेरे आप, को नहीं नहीं, हाँ, बहुत जरूरी है, खुद से करें, खुद से करें, अपने ऊपर एतमाद आएगा। और करने के बाद गिटहब पर डालें आप अपना कोड, शेयर कर दें दुनिया से। ये करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप देखें दुनिया जो है ना इस वक्त शेयरिंग पे जा रही है, कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन पे। आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करोगे, वो भले कोड का हो या वो वीडियो का हो या किसी चीज का हो, तो आप आगे बढ़ोगे, दरवाजे खुद खुलेंगे। आजकल की दुनिया ऐसी है। तो आप अगर खुद से कभी भी इब्तिदा नहीं करोगे, आप कहोगे यार कोई पैसे देगा तो मैं करूंगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें, आई नो कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना हर किसी को पैसे की जरूरत है, वो सही है, बट पैसा जो है ना वो आपकी लाइफ ड्राइव नहीं करेगा, आपको खुद ड्राइव करना है उसको। विच मीन्स के कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको पैशनेट कर रही हो या मूव कर रही हो आगे। अगर वो इस तरह की चीज नहीं है, तो फिर पैसा जो है लोग यानी भाग रहे होते हैं उसके पीछे, और पैसा नहीं, पैसा उनसे आगे भाग रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि अपने आप को जो है ना उन चीज़ों में एक्सपर्ट करें कि आप कल को खड़े होते हैं तो आपके पास पैसा खुद आ रहा हो। अच्छा, और सर एक ये है कि ये जो आपके कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो हम है ना मतलब बनाएंगे, और एटलीस्ट वो तो हम गिटहब पर रखें, तो उसके बाद हम उसी को करते करते और अपडेट करते रहे, ऐसे कुछ है आपके बिल्कुल कोर्सेज में? है। और इसके अंदर जो है हमने जो है कोर्सेज जो है, कोर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो आपको करने हैं, और आप असाइनमेंट्स हैं आपको वो अपलोड करनी है। और उसके अंदर लाइव एक्सरसाइजेस भी हैं, जिनको कि किस तरीके से टोकन क्रिएट होता है, किस तरह से एनएफटी क्रिएट होता है, किस तरीके से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, एंटिटीज के दरमियान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने वो की हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, जी अल्लाह बिल्कुल हाफिज़। जी। हाँ, थैंक यू सर। जी, अब आप शिराज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कैट का स्टूडेंट हूँ। मुझे 10वां मिनट मतलब के चाह रहा है, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके बाद अगर मैं ब्लॉकचेन का कोर्स लेता हूँ, साथ में मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, वो अच्छी काफ़ी सीख ली है मैंने। और मैं पूछना ये चाह रहा था, अगर मैं 4-5 घंटे अगर 24 घंटे में से लगाऊं, क्या मैं 3-4 मंथ में अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकूँ? आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त डेवलपर बन जाएंगे। आपको आप अगर इसको कोर्स को कर लेते हैं और आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं और आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में। और आपको अगर सॉलिडिटी आ गई, तो आप सॉलिडिटी पे जो है फिर आप जो है दुनिया भर में जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, तो फिर वो कैट के जो है फिर वो दूसरे जो कोर्सेज हैं वो शामिल हैं उसमें। अच्छा, 24 घंटे में से मिनिमम कितना टाइम लगाना चाहिए इस पे, आपके कोर्स पे? 4-5 घंटे या कितने मैक्सिमम और मिनिमम? आप अगर रोजाना के हिसाब से 2 घंटे भी लगा रहे हैं या 3 घंटे भी लगा रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जो है देखें, आपको महीने तो लगेंगे, 2 महीने तो एक बंदे को लगेंगे कि पूरा कोर्स करने में। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपका पास टाइम है, कितना टाइम है, आप अवेलेबल हैं, ये तो सब आपके ऊपर है कि आप कितनी देर में। लेकिन आप डेवलपर बहुत आराम से बन सकते हैं अगर आपने ये 4 कोर्सेज कर लिए तो। वो तो फिर आपको 100% गारंटी है कि आपको, और आपने अगर सही किए हैं, आपने फिर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए खुद से। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम स्किप कर करके वीडियोस देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमें पता नहीं होती चीज़ें, तो फिर हमें हमें मसला होता है। ठीक है। ठीक है, आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई जान। हेलो आदिल। हेलो जी, जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जद्दा से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता हूँ, टेक्नीशियन हूँ। सर मेरा सवाल था ये, मैं अभी आपका लेक्चर सुन रहा था
मैं भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने प्री रेक्विजिट बताई कि आपको उसमें होना चाहिए, आपको कोडिंग और ये डेवलपमेंट आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग। सर मुझे इसको ज्वाइन करने से पहले वो को सीखनी चाहिए, वो जो आपने 2 लैंग्वेज की प्रोग्राम बताई हैं कोर्स। और दूसरा सवाल ये था सर, जो आपने अपने 4 कोर्स बताए हैं, मैंने जो अलनाफे की वेबसाइट पे देखा है, वहाँ पे एडवांसमेंट का कोर्स आ रहा होता है, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट का। आपके ये 4 कोर्स मुझे कहाँ मिलेंगे? ये आपने बहुत ज़बरदस्त मिलियन डॉलर वाला सवाल किया है, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। प्रॉब्लम ये है कि इनकी वेबसाइट अभी अपडेटेड नहीं है। वो मैंने इवन बोली थी, मैं दोबारा से इनको बोलूँगा, भाई अलनाफी वालों, आप लोग प्लीज़ जो है मेरे कोर्सेज को सेग्रीगेट करो, अलग अलग कर दो, बहुत अच्छा होगा ताकि बच्चों को नज़र आना शुरू हो जाए। तो मैंने ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दी है उनको। उन्होंने उनसे मिस्टेक ही हुई है, अभी रिसेंटली जो है थोड़ी चेंजेस हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने सारे मेरे कोर्सेज एक साथ करके डाल दिए हैं। मैं यहाँ पे एक लिंक डालता हूँ, वो लिंक से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली जो, अगर आप 4 मेरे कोर्सेज की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो जी 4 कोर्सेज जो है वो किधर है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी सर। यहाँ पे जो है इन्होंने बेसिकली, ये इनकी टीम की गलती है, ये वाली अगर आपको नजर आए। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट में शेयर अच्छा। कर रहा हूँ मैं। नजर आ रही है आपको ये स्क्रीन? जी सर, हाँ जी आ रही। ये ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। ये स्पेशलाइजेशन के नाम से यहाँ पे रखा हुआ है, जबकि मैंने नाम भी चेंज करने को कहा था, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 हैं, ये 4 कोर्सेज हैं मेरे, 1 2 3 4। 1, प्रोग्रामिंग इन इथेरियम सॉलिडिटी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रोल ऑफ सिक्योरिटी विद इन ब्लॉकचेन डीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये आपको, जब आप ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, अभी ये इसका नाम भी चेंज होना था, वो चेंज नहीं हुआ, इन्होंने नहीं किया। तो वो जो है यहाँ पे आप अगर देखें तो ये कोर्स कंटेंट के नाम से सारे इन्होंने एक साथ कर दिए हैं, बेसिकली ये होने थे अलग। तो वो इधर नजर तो इस तरह से आ रहे हैं बेसिकली इनका, लेकिन वो हैं ये 4 अलग कोर्स, सही है ना। यहाँ से जो है फिर ये दूसरा कोर्स शुरू हो जाता है, डीफाई कोर्स इंट्रोडक्शन। तो हर कोर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ कंटेंट मौजूद है। जैसे अगर आप इसमें जाएंगे सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, तो इसके अंदर ये 5 6 डिफरेंट क्विज है, तो इस तरह से। बट ये पेज अपडेटेड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। वरना सारे चारों कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं, और ये इनका एक इशू है। ठीक 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 है सर, वो तो ठीक है, वो अपडेट होगा, वो हम कर लेंगे। इससे पहले सर, जो आपने लैंग्वेज बताई हैं वो भी इधर ही हैं अलनाफे पे, वो भी मैं कर सकूं, ताकि मैं इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझ जाऊं। मुझे नहीं मालूम, नोट जेएस नहीं है मेरे ख्याल में इनके पास, बट नोट जेएस का आप यूट्यूब इंग्लिश वगैरह आप देखते हो, सुन लेते हो, बात कर लेते हो आराम से। जी सर, इजीली मैं आराम से कर लेता तो आप जो है ना नोट जेएस ट्यूटोरियल जो है ना, वो आप गूगल करिएगा यूट्यूब पे। वो यूट्यूब पे आपको जो है ना वो नोट जेएस के बड़े अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इजी, जिसके अंदर आप ये सीखें हाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन इन नोट जेएस। तो वो आपको जो है ना एक अच्छा उसमें एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। अगर वो आप कर लेते हैं एक कोर्स, तो फिर आप ब्लॉकचेन पे आ जाएं, दैट इज फाइन। हूँ। ठीक ठीक हो गया सर। मैं अभी आपके लेक्चर के दौरान ही जॉब्स भी देख रहा था, यहाँ पे इधर अरामको में उनको बंदे चाहिए, और हाइपर रेहान। हाइपर लेजर फैब्रिक और इथेरियम के बंदे उनको चाहिए, आरामको वाले बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी काम भी किया है। अवांजा सोल्यूशन जो कराची की एक बड़ी कंपनी है, अवांजा इनोवेशन एक्चुअली, जिनके जो सीईओ है वकास मिर्जा है। तो ये लोग जो हैं काफ़ी यानी हेल्प भी कर रहे हैं उनको डेवलपमेंट में और इस तरह से, बट उनको इवेंचुअली जो है बंदे चाहिए होते हैं यहाँ पे ऑन ग्राउंड। तो आप का काफी यहाँ पे आप करो, आप ये करेंगे, आप अपनी सीवी पे लिखेंगे या अपने लिंक्डइन पे लिखेंगे, आपको खुद ही लोग अचानक कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे फिर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर जी, मैं इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट चाह रहा हूँ मैं करूँ कंप्लीट। जी ठीक है, ठीक है और सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं, थैंक यू सर। ओके, मैं अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, मोहम्मद हम्माद।
हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। अगर हम सेंट्रलाइज नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर डेडिकेटेड सर्वर एंड डेडिकेटेड हम्म डेटाबेस, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो हम्म सर, इथेरियम नेटवर्क पे हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। हमारा जो डेटा है वो इस वक्त स्टोर हो रहा है, अगर हम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डालते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टोर हो रहा होता है, या फिर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो जो भी आप डेटा को स्टोर करना होता है आपको, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे वेरिएबल लिखते हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस डेटा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आप डेटाबेस के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप के ऊपर डिजाइन करते हैं डेटाबेस की टेबल्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है हम उस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल्स के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू, और उसके अंदर हम डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन है आपका इसके अलावा? मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे, अगर हम वेब टू की बात करें या सेंट्रलाइज नेटवर्क की बात करें तो हमारे जो डेटाबेस है वो हमारे सर्वर पे ही होता है डेडिकेटेड ना। तो इथेरियम नेटवर्क पे जो हमारा डेटाबेस वो किस सर्वर पे होगा या वो इथेरियम कहाँ पे? इथेरियम नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। आपको उसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक अदद स्टैटिक वेबसाइट की जरूरत है, दैट्स इट। वो स्टैटिक वेबसाइट आप अपने पास अपने लोकल होस्ट के थ्रू चलाएं, या वो आप अपने IPFS के ऊपर डाल दें, या गिटहब पे डाल दें, या फिर आप अपने सर्वर पे डाल दें, ये आपके ऊपर है। लेकिन उसका जो जो डेटा है, अगर बड़ा डेटा है जैसे इमेजेस हो गई या बड़ा डेटा हो गया, वो आप रखेंगे, एक और चीज कहलाती है IPFS, इंटर प्लानिटरी फाइल सिस्टम। आप वो डेटा उस पर रखेंगे, और वो जो डेटा है वो पेयर टू पेयर नेटवर्क के हिसाब से होता है, विच मीन्स कि वो डेटा भी आप ही ओन कर रहे हो, आप ही होस्ट कर रहे हो, और आप ही उसको दुनिया भर में कह रहे हो कि यहाँ पे है उसका डेटा इंफॉर्मेशन। तो जब मेन जो डेटा है जो 100% इम्यूटेबल हो, यानी चेंज ना हो सके, और जो डेटा आप चेंज ना करें जैसे डेटाबेस के अंदर होता है, तो वो डेटाबेस वाला जो रोल है वो आपका इथेरियम ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा कर रहा होता है। तो आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है ना, वो भले सर्वर से चले, वो भले आपके लोकल होस्ट से चले, आपके कंप्यूटर से चले, उसको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बनाना होता है कि वो किसी तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क की नोड से कनेक्ट होके ब्लॉकचेन इथेरियम से कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये सारी चीजें वैसे मैंने अपने कोर्स में इसको इन डिटेल विद द प्रैक्टिकल मैंने सारी चीजें समझाई हैं। तो अगर आपको आप मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो आपको जो चैप्टर देखना है वो है आपका चैप्टर इन्फ्यूरा वगैरह का, जो चैप्टर जहाँ पे मैंने इन्फ्यूरा बताया रहा है, इन्फ्यूरा कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है। और दूसरे ये डी ऐप के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा, डी ऐप पे आप होंगे तो आपको उसके अंदर IPFS को कैसे सेटअप करना है वो भी मैंने इन डिटेल बताया। जी, मोहम्मद हम्माद, आपके पास एक और क्वेश्चन है। आई थिंक आई हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। मेरे ख्याल में हफीज अंसारी का ले लेता हूँ, आपसे बात हो चुकी है। जी हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो ब्लॉकचेन का कोर्स है इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा? अच्छा, ब्लॉकचेन के कोर्स के अंदर जो मैं सिखा रहा हूँ वो सोलिडिटी लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, और Node.js पे मैं काम करना सिखा रहा जी, हूँ। बट अगर आप ऑलरेडी ठीक। वेब डेवलपमेंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है कि वेब डेवलपमेंट आपने की हुई हो पहले, वो भले आपने पाइथन पे की हो या किसी पे भी की हुई हो, बट बेहतर ये है कि Node.js जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में Node.js पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अगर आपने Node.js पे ठीक। काम किया, वेब वेब बनाई हुई है, दैट इज गुड, दैट इज परफेक्ट। ओके, ओके, बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नोड जेएस के साथ और स्टैक भी आप रेकमेंड करते हैं या तो और आप बैकएंड के लिए? Node.js में जो है ना, आप एक्सप्रेस यूज कर लें या कोई भी फ्रेमवर्क यूज करके जो है
एक वेब एप्लीकेशन बना लें, होस्टिंग कर लें कि किस तरह से सर्वर पे होस्ट की जाती है, किस तरीके से वो वेबसाइट चलती है, किस तरह से इनकमिंग आउटगोइंग होती है, किस तरीके से नोड के जो वो हैं अपना पैकेजेस वो रखे जाते हैं, वो किस तरीके से रिपोजिटरी मेंटेन होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं एज अ डेवलपर, विच इज़ गुड, बट आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। यानी प्रोग्रामिंग अगर आती है, आपने लॉजिक वेबसाइट बनाई है, हाँ लॉजिक एप्लीकेशन बनाई हुई है, देन फॉर यू इट्स रियली इजी टू गेट इनटू ब्लॉकचेन फील्ड। बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स जो है वो ये ऊप्स के हो गए, और इनहेरिटेंस वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो ज्यादा। जो आप बात कर रहे हैं ये एकेडमिक लेवल पे भी होते हैं, इसमें भी शामिल होते हैं, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने कोई प्रोग्रामिंग वगैरह की है इससे पहले, कोई एप्लीकेशन बनाई है आपने, गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट डाला है आपने? कोई कोई खास नहीं है, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। कोई एप्लीकेशन बना के नोड जेएस पे उसको आप गिटहब पे डालें, और उसके बाद फिर जब आप वो बनाएंगे एप्लीकेशन तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लर्न करेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा कोई काम नहीं होता और कोई प्रैक्टिकल नहीं होते, तो आपको खुद करना पड़ता है। तो आप अपना खुद कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के अपलोड करें और देखें कि किस तरीके से काम होता है। क्योंकि देखें, डेवलपमेंट की फील्ड में आना है, ब्लॉकचेन की फील्ड में आना है और प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। जी ठीक। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। जी दानिश भाई, दानिश अजीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा सवाल ये था, बेसिकली मैं जो है पेन टेस्टिंग करता हूँ। जी सो मेरा बैकग्राउंड जो बेसिकली थोड़ा सिक्योरिटी का है और थोड़ा सा बेसिकली मुझे अंदाज़ा भी है हाउ वेब वर्क्स। तो मैं बेसिकली ये पढ़ रहा था इसी बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसकी ऑडिटिंग होती है, तो वो बिल्कुल। हमारे डोमेन में आता है। तो हाउ टू गेट स्टार्टेड के मुझे पता चले कि मतलब मैं उस तरफ कैसे जा सकता हूँ। अच्छा, आपने बिल्कुल अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी के, मैं समझ गया, आप बिल्कुल इसमें ऑडिटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। आजकल जी एक तो मैं ये चीज़ बताऊंगा कि बहुत ज़बरदस्त यानी कंपनीज जो हैं पैसे बना रही है, यूं कहूँगा पैसे बना रही हैं बाय गिविंग देयर सर्विसेज इन ऑडिटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी गुड, यानी बहुत ज़बरदस्त यानी पैसे बनाने वाला एक काम है। इसके लिए जो है मेरे पास जो एक कोर्स है जो मैंने डिटेल में मैं लेके गया हूँ, वो है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का, वो आप देख सकते हैं। बट क्योंकि मैंने डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और ओरिएंटेशन जो मेरी इंटायर जो उसमें है वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से है, तो वो जो है मैं उसके अंदर आपको पेन टेस्टिंग करना नहीं बता रहा, मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि आपकी वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से आप एक्सपोज हो रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ जो है आपको के कौन से टूल्स यूज करने हैं, क्या करने हैं, वो आई थिंक के वो जो कैट के जो लैब्स हैं उसके अंदर आपको काफ़ी फायदा होगा, वो आप कर सकते हैं। वो आई थिंक दूसरे ट्रेनर हैं वो चीज़ इसको अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी सीखनी है, बेसिकली समझना है और अंडरस्टैंड करना है और उसके कोड लेवल पे जाके आपको देखना है, क्योंकि इवन ऑडिटर कैन नॉट, यानी वो भी ज़्यादातर टूल ओरिएंटेड होते हैं तो उनको इश्यूज होते हैं। तो इसमें जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको आना ही आना है, यानी आप अगर ऑडिटर बन रहे हैं तो आपको अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग नहीं समझ में आती तो यू आर नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट दिस मोर विद योर मैनुअल टैक्टिक्स। आपको ऑलवेज यू ऑलवेज नीड लाइक क्या कहते हैं कि अगर आप जब वेबसाइट को आप पेनिट्रेट करते हैं तो आप उसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज करके आप निकाल लेते हैं और फिर वहां पे आप जाके जो है उसके एक्सपोज्ड एरिया को जो है अटैक करते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप खुद मैनुअल जो है उस पर पेन टेस्टिंग या हैकिंग करते हैं अपने हाथों से। तो इन इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू बी हाफ डेवलपर हाफ पेन टेस्टर, अगर आप ऑडिटिंग की तरफ जा रहे हैं। ओके सर, एक सवाल मेरा और है कि बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं जो है वो रिएक्ट कर रहा हूँ, तो 3 महीने जबरदस्त में बेसिकली मैं कर लूँगा। तो जबरदस्त, बहुत इट वुड बी बेटर कि मैं ऐसे ही चलूँ या फिर मैं नोड जेएस ही करूँ लाजमी, फिर मैं रिएक्ट सॉलिडिटी की जेएस। तरफ। रिएक्ट जेएस जल्दी कैसे? रिएक्ट करना है, रिएक्ट जेएस नहीं, जावास्क्रिप्ट के साथ। हाँ, तो बेसिकली नोड जेएस क्या है, वो भी जावास्क्रिप्ट है। ओके, द वो पॉइंट फ्रेमवर्क है बेसिकली, सही। exactly, that's my जी point. So it doesn't matter as long as you're ओके doing on React.js or you're working on Node.js, you're fine, but you should know how
the mechanics works of any web application. If it's working, I mean, you know the nuts and bolts, you know how a web application works, then this is the best thing. Okay, basically web is the gateway. Yeah, exactly. वेब एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, वेब एप्लीकेशन आती है आपको, आप फिर पेन टेस्टिंग में भी आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको पता भी है कि वो कोडर क्या कोड करता है, and you can then manipulate with it all kinds of tags and code जो कि वो incoming outgoing जो उसके पेलोड होता है उसके आप खेल सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से. Okay, thank you sir, thank you sir. Okay, that's enough. Okay, हाफिज़. जी हमजा भाई. अस्सलामुअलैकुम सर. मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैं सर जॉबलेस हूँ और मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकता हूँ? एक स्टैटिक वेबसाइट आपने बताया कि बना के उसको नोड से कनेक्ट करके ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वो चली जाएगी. अब वहाँ से मैंने अपनी अर्निंग करनी है, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है वहाँ पे, तो मैं कैसे करूँगा? वहाँ से पैसे कैसे कमाऊँगा? क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटा मोटा बिजनेस डेवलप करके ब्लॉकचेन नेटवर्क से अर्निंग कर सकूँ. तो सर ये मेरा क्वेश्चन, आप जरा इसको बता दें इसका एक तरीका. आप डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सिक्योरिटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपका? मैं सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैं मोबाइल ऐप्स भी बना लेता हूँ, वेबसाइट्स भी बना लेता हूँ. तो पिछले 1 साल से जॉबलेस हूँ और इसी तरह छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो है ना, जो भी मुझे मिल जाते हैं वो मैं करके डिप्लॉय कर लेता हूँ. लेकिन अच्छा, मेरा सर ये है, मैं अब अपना जो है ना अर्निंग का प्रॉपर एक अर्निंग का करना चाहता हूँ, और वो अगर ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन का जो आपने नेटवर्क बताया, वहाँ से अगर मुझे एक अच्छी अर्निंग मिल जाती है, तो मैं जो है लोकल जैसे जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वहाँ से अगर मुझे अच्छी अर्निंग नहीं मिल रही और ब्लॉकचेन नेटवर्क से अच्छी अर्निंग मिल जाती है, तो मैं अपना वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ. अच्छा, मैं इसका आंसर देता हूँ. मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो. एक तो चीज ये है कि देखो यार, ये जो है ना, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, पहली चीज ये, ठीक है ना, ये चीज याद रखना. मैं सिखा रहा हूँ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट. क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको वकार जक्का सिखा देगा, ठीक है. पाकिस्तान का आई थिंक सबसे बड़ा वही इन्फ्लुएंसर है या टीचर है जो कि वो सिखा रहा है. बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टैटिक वेबसाइट बना हाँ, के मुझे आने दो, एक मिनट, मुझे आने दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है. तो अब स्टैटिक वेबसाइट आप बना के अपना बिजनेस लॉन्च करोगे, तो ये लॉन्च करने का जो बिजनेस वाला जो तरीका है ना, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कितने साल हुए हैं इस वक्त मास्टर्स किए हुए या डेवलपमेंट किए हुए अभी? मैंने 2015 में किया था और मेरा 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस. अच्छा, देखें, जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर कहते हो ना कि मुझे बिजनेस बनाना है, तो फिर आपको कोई ऐसा आइडिया लेके आना है कि उस आइडिया की दुनिया को जरूरत हो. दुनिया क्यों आपका प्रोडक्ट लेगी, क्यों आप किस मार्केट को टारगेट करेंगे, कौन सी मार्केट को ऐसी जरूरत है कि हाँ ब्लॉकचेन वहां पे यूज हो, ऐसी मार्केट कौन सी है? ये सवालात पहले आपको करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करना इसी पड़ेगा. तरह आपके एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने अंडों की मिसाल दी कि जी अंडे 3.5 लाख के लेके वो बेचें, या फिर आप ऐसा कुछ कर लें ब्लॉकचेन पे, तो ब्लॉकचेन आपको सारा पोल्ट्री का सारा वो बताए और आप उससे आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकें. आप ये डेटाबेस पे क्यों नहीं कर लेते? मेरा क्वेश्चन ये होगा. जी आप यही काम डेटाबेस पे क्यों नहीं कर लेते, डेटाबेस यूज करके? सर मे बी कस्टमर्स का हो सकता है कि अगर मुझे मार्केटिंग करनी पड़े, फेसबुक मार्केटिंग करनी पड़ी, डिफरेंट मार्केटिंग पड़ेगी, एक स्लो प्रोसेस है. जो पीपीसी कैंपेन्स होती हैं ये बहुत देर बाद, 4 महीने 6 महीने बाद इनकम जनरेट करती हैं. तो अब ब्लॉकचेन से मुझे नहीं आइडिया. देखिए, ब्लॉकचेन पे जो भी आप जो भी ब्लॉकचेन से कमाओगे ना, जो भी यानी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन से को आपको यूज भी करनी पड़ेगी, तो आपको ईथर्स चाहिए होंगे, लेट्स से इथेरियम पे अगर आप कर रहे हो, ठीक है. पहली चीज तो ये है. अगर मैं आपका एक कोर्स कर लेता हूँ ब्लॉकचेन
एडवांसमेंट ट्रैक कर लेता हूँ 2-2.5 लाख पे करके या 3-3.5 लाख पे करके, उसके बाद अगर मैं अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ तो फिर आप क्या कर कहेंगे? सकते हो, कर सकते हो। अगेन डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट। आई मीन अगेन ये आपके ऊपर है, आप किस किस्म का प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में, और ब्लॉकचेन की क्यों जरूरत है। मेरा क्वेश्चन अगेन वही है, ब्लॉकचेन की क्यों जरूरत है? जब डेटाबेस है मौजूद तो क्यों जरूरत है? क्या आपके वो लोग इस चीज को कहेंगे कि हाँ यार तुम जबरदस्त चीज लेके आए हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, लेट्स डू इट। तो वो टारगेट ऑडियंस क्या है? तो आप जब बिजनेस की बात करते हो ना, इट्स टोटल, यानी डायनेमिक्स इसके डिफरेंट है, तो वो आपको देखने पड़ेगा। वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि आपका बिजनेस कामयाब होगा या नहीं होगा, वो आपके आइडिया के ऊपर है। हाँ लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आप ये कोर्स करोगे तो आप एक डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में तो की दुनिया में आ जाओगे। फिर आप अगर सर रिमोट जॉब्स करना चाहो तो रिमोट जॉब्स भी कर सकते हो। और आप सर अगर आप उसमें बात तो सुने, फैसल साहब कहते रहते हैं, दिखाते रहते हैं इंडीड पे ये जॉब्स, ये वो जॉब्स तो मिलती नहीं है। इंसान खुद कोशिश करता है तो हो जाती है। अभी मैंने देखे इतने लोगों के, उन्होंने खुद इंटरव्यू दिए और उनकी कैट के मिडल में थे, उन्होंने इंटरव्यू दिए तो उनकी जॉब तो हो गई और फैसल साहब ने उनको सिलेक्ट करके जी उनके वेबिनार करवा दी। सर अब ये जॉब्स नहीं मिलती तो बेहतर है कि बंदा अपना काम करे, छोटा मोटा सेटअप करके कर ले। और मैं आप भी यही चाहता हूँ क्योंकि मुझे आप जॉब पिछले 7-8 महीनों से नहीं मिल रही। यार मैंने तुम बार बड़ी बार ट्राई, वही रिपीट कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई कर लो यार, मैंने नहीं रोका हुआ तुमको बिजनेस करने से, कर लो। बट मैं कह रहा हूँ कि मार्केट देख लेना, जो आइडिया लेके आ जाना, जो अच्छा आइडिया हो चल जाए। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, बल्कि मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ अपना जो जी है जी, बिल्कुल कर सकते हो, बट पॉइंट ये है कि क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। फेसबुक वाले ने हाँ जब ये फेसबुक बात, बनाया था, फेसबुक वाला जब फेसबुक उसने बनाया था तो ऑर्कुट पहले ही मौजूद था। लेकिन उसने जी एक चीज अच्छी ये की थी कि उसमें खूबसूरती ला दी थी, कि वो शक्ल हाँ अच्छी हो हाँ गई तो चल गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टर मिल गया। तो क्या अपना पैसा लगाओगे खुद, या किसी का पैसा लेके लगाओगे? तो ये सारा जो है ना, एक ये डिफरेंट पार्ट है। तुम अगर ये करना चाहते हो तो करो। बल्कि हमें तो पाकिस्तान को तो एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, बिल्कुल करो। बट एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है वो बड़ी वो होती है, कड़क जर्नी होती है, और इसमें बहुत टाइम लगता है। जी जी, वो तो तो गुड टाइम लक, लगना ही लगना। अब गुड लक जहाँ ऑन पे दिस वन। मेरे पास बाद अब पे टाइम खत्म हो और गया है। यार मेरे मजीद पास, वेट करके जो किया जा। अच्छा यार सॉरी, मुझे अब बंद करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम टू लीव। आई होप कि मैंने सबके जवाबात दे दिए। आप लोग अपना कोर्स जो है इसको जाके देख सकते हैं इन डिटेल। और बाकी मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।